फिर बात करेंगे अगले 1.5 घंटे में ना सिर्फ जियो फाइनेंशियल की, खासतौर से 3 बजे वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन दिखेगा, लेकिन उसके अलावा मार्केट बैंक निफ्टी की आज पहली वेंसडे वाली वीकली एक्सपायरी, आज से याद रखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वेंसडे को हुआ करेगी, निफ्टी की एक्सपायरी भी थर्सडे को हुआ करेगी। हालांकि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की फिर वापस थर्सडे को हुआ करेगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा अभी, लेकिन फॉर नाउ आज मार्केट ने फाइनली ग्लोबल क्यूज को रिस्पेक्ट किया। हालांकि पहले 1 घंटे में लग रहा था कि हम अपनी अलग चाल चलने को तैयार थे, लेकिन उसके बाद शायद वेट ऑफ ग्लोबल क्यूज कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया मार्केट के लिए, और ख़ासतौर से कच्चे तेल का वेट जो $90 के पास था, 105 पर डॉलर इंडेक्स, इन सब ने मार्केट को गिराया। निफ्टी अभी भी सपोर्ट लेवल पर है, और बैंक निफ्टी जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रही है, आज फिर उसने अंडर परफॉर्म किया। देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करते हैं। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। हालांकि जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना सब कुछ हुआ लेकिन डॉलर रुपये अभी भी कोई खास ज़्यादा गिरा नहीं, तो मार्केट को अभी भी शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि एक एबरेशन है और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा क्या लेकर आ रहा है। स्थिरता की थोड़ी सी उम्मीद वहां पर, लेकिन अनुज, लास्ट का 1.5 घंटा निफ्टी बैंक के लिए क्या सिचुएशन को वर्सन करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पेन तो वहीं पर देखने को मिला है, 235 अंकों का नुकसान। बिल्कुल, और देखिए हर्षदा, ये रेंज में इसमें बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी में अभी भी क्लियर एक रेंज बनी हुई है। बैंक निफ्टी पे आता हूं मैं, लेकिन पहले निफ्टी की बात करता हूं, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जो आज हम ने कल के लो को तोड़ा हमने आज निफ्टी में। निफ्टी में कल के लो को तोड़ा हमने, और अब आसपास, मतलब वहीं कहीं आसपास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। और अगर आप देखें, निफ्टी की बात हो रही है अभी, एक्चुअली निफ्टी में अगला सपोर्ट है 20 डे मूविंग एवरेज 19,421 का, क्योंकि पहला सपोर्ट था हमारा जो कल का लो। अब क्योंकि हम कल का लो तोड़ चुके हैं, और एक्चुअली इंट्राडे में तोड़ चुके हैं, अभी वापस हम कल के लो के आसपास ही हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आ गए। और अब अगला सपोर्ट आपका 19,421 है, 20 डे मूविंग एवरेज। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की गिरावट है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मार्केट में नॉर्मली ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और स्पेशली आज क्योंकि वेट ऑफ ग्लोबल क्यूज कोई बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से 19,450 टू 19,500 की रेंज है, ये आपको यहाँ पर आपको बाय करना है। ये आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है बाय करने के लिए। और मैं अभी भी मान रहा हूँ कि 20,000 के लक्ष्य अभी भी निफ्टी में खुले हुए हैं। हाँ, अब आपको स्टॉप लॉस क्या ट्रेल करना है? देखिए, जैसा मैंने सबसे शुरू में बोला कि आपने कल का लो विजिट किया। अब ये इंटरेस्टिंग है, कल का लो अगर आपने विजिट किया है और आप वहाँ पहुँचे हैं, तो एक तरीके से आपके लिए क्लोजिंग के हिसाब से ये नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। जो निफ्टी की बात हो रही है अभी, बैंक निफ्टी बाद में आएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन उसके अलावा क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग में कल का लो बच गया तो वो इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से पहला लाइन बना नहीं है, मैं उस पर फोकस करना चाह रहा था एक्चुअली। व्हिच इज रफली 525 के आसपास कल का लो। नहीं, ये उसके कल का लो था करीब, हाँ, 19,525 525 के आसपास था। कल का लो। लेकिन मतलब कहने की बात यह है कि उसके आप आसपास पहुंचे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो खैर एनीवे, ये अगर बहुत ज़्यादा उससे ब्रीच नहीं हुआ, सपोज करिए आप 19,505 19,510 के आसपास बंद हो गए, तो मोर और लेस उस लेवल पर रहेंगे आप, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ब्रीच हो भी गया तो भी कोई बात नहीं। 19,421 जो है वो अगला सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है, और ये हमारी सुबह एक अप्रोच थी कि आप 44,300 टू 44,800 की रेंज को प्ले करना है आपको। 44,300 पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते, 44,800 पर आप बाय नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यही है बैंक निफ्टी की कि जब आपको लगने लगता है कि बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो रिवर्सल आ जाता है। जैसे आप देखिए, आज सुबह के लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। यही दिक्कत होती है हायर लेवल पर। आज 44,577 तक पहुंचे, अब जैसे ही आपको लगता है 44,600 700 निकल रहा है, सेलिंग आ जाती है इसमें। तो अभी निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग नहीं करनी है, उससे बचना है आपको, और फोकस आपको निफ्टी पर ही करना है या इंडिविजुअल स्टॉक्स में फोकस करना है। वहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छी ट्रेड्स बन रही है। लेकिन थोड़ा सा आज मामला जो है लास्ट के 1.5 घंटे में बिगड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर वो एक्सपायरी की वजह से मामला बिगड़ा तो हम रिविजिट करेंगे। अगर हम यहाँ बंद हो गए ना, तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से। तो मार्केट को ठीक है, एक और दिन देंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी भी वो व्यू हमारा इंटैक्ट है। वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था निफ्टी में 19,400 का, अभी तक तो उसके हम आसपास भी नहीं पहुंचे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो आखिरी 1.5 घंटे में देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन स्टॉक्स में वीरू, खासतौर से ऑप्शंस डेटा क्या सुझा रहा है?
हैशटैग गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज कि जब शॉर्ट करने की बैंक निफ्टी को फीलिंग आए तो वो चलता है, और जब चलने की फीलिंग आए तो गिरता है। और इस फीलिंग को जनरेट करने का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर मतलब वो लेके आता है वो स्क्रीन पे, वो दैट्स HDFC बैंक। आज सुबह भी हमने टच किया था इस वक्त 1591 पे डे हाई पर। तो वो जैसे ही 44,200 200-300 का जोन ब्रीच होने की तैयारी हो रही थी, HDFC बैंक अब डे हाई पर आके खड़ा हो गया 1% ऊपर, और कल के हाइस को, परसों के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो एक इस स्टॉक पे निगाहें गड़ा कर रखेंगे ये क्या कर रहा है। बहरहाल अब एक काम करते हैं, जरा आते हैं कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। देखिए आज एक कंप्लीट स्ट्रेंथ यानी ऑल टाइम हाई या फिर पुल बैक, दो प्रकार के ट्रेड्स का यहाँ पे उल्लेख करूंगा मैं। वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग मूव और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है, और आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग स्विंग लेके 900 के जोन में, हालांकि इंट्राडे में करीब 908 तक गया था। अब ये अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। OI एडिशंस काफी अच्छे हुए हैं, 3.5% के, इस स्टॉक पे नजर रखेंगे। उसके बाद सिंजन, आज सुबह इस ट्रेड को हमने पिक किया था, स्टिल करीब 4% ऊपर। याद रखिएगा ये क्लोज भी अगर इसका आता है तो ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी होगी 841 पे। ये ट्रेड सुबह ग्रिप किया था हमने करीब 821 रुपए पे। स्ट्रेंथ अच्छी है, 2.5% का OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, इस पर नजर रखेंगे। ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी इसकी यहाँ पे। एक स्टॉक और जिसको सुबह आज अनुज ने डिस्कशन में शामिल किया था, दैट वाज इंडियन होटल्स। आज ऑल टाइम हाई 430 पे, और मैं इस वक्त इसकी जो ऑप्शंस की समरी को पढ़ रहा हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर्स की समरी को पढ़ रहा हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग। 7.25 लाख शेयर ओपन टेस्ट में बिल्डअप हुए हैं, करीब 4.25% का एक स्टॉक यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, ऑल टाइम हाई। उसके बाद एक और स्टॉक मैकडॉवेल्स, आपकी स्क्रीन पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी आज अपना ऑल टाइम हाई छूकर ट्रेड कर रहा है, करीब 1051 पे। ये इसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर है 1052, और एक टिपिकल आप जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। OI एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं, इनफैक्ट 12.5% का बिल्डअप, स्टिल क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई बिल्डअप हुआ है यहाँ पे सीरीज की शुरुआत में, ये अच्छा है। और एक आखिरी स्टॉक में जिसका जिक्र करना चाहूँगा हर्षदा, और वो है मैरिको। बहुत दिनों बाद इसमें एक अच्छा मूव, और इस अच्छे मूव के साथ 587 मैरिको का ये अपने मतलब दिसंबर 2021 के हाइज को रिविजिट करता हुआ विद स्ट्रॉन्ग स्टैट्स, 4% का बिल्डअप, 480, 490, 600 तक की कॉल्स में काफ़ी अच्छा खासा OI एडिशंस यहाँ पर। हर्षदा, ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर हम वीरू ने इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन और ओवरऑल ऑप्शंस के डेटा को सामने रखा है, लेकिन कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स। और आज अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड थोड़ी सी नेगेटिविटी का है, मंदी का है, तो मंदी वाले ट्रेड्स आपके सामने आएंगे। दिग्गजों में देखिए टाटा स्टील कल परसों तेजी थी, आज यहाँ पर 2-2.5% तक का नुकसान। हिंडाल्को में भी पोजीशंस कुछ रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रासिम आज फिर 2% नीचे, और इंडसइंड बैंक में हमने देखा है करीब 1-1.5% तक का दबाव बनता दिखाई दिया है। लेकिन सेल साइड की पोजीशंस आप देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल, पिरामिड एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली ये BFSI स्पेस में फिर दबाव बन रहा है, और मेटल्स में प्रेशर है। सेल 3% नीचे, और लगभग 2.85% का करेक्शन हिंदुस्तान कॉपर में भी आ रहा है। लेकिन तेजी कहां पर है? कुछ फार्मा में खरीदारी बढ़ी है डीवीज के नाम पर, लेकिन आज पेट्रोनेट, LNG, MGL जैसे काउंटर्स उनमें तेजी बनती हुई, और बलरामपुर चीनी के साथ पूरा चीनी पैक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, 2-2.25% तक के गेंस। और चीनी शेयरों पर आगे हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। फिलहाल आपको हमारे पैनल से मिलवा देते हैं फंडामेंटल्स पर आज राय जो हम लेंगे, उसमें गौरांग शाह हमारी मदद करने वाले हैं। टेक्निकल कॉल्स पर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और चंदन तापड़िया हमारा साथ देंगे। चीनी कंपनियों पर खासा फोकस रहेगा। मनीषा गुप्ता को जोड़ेंगे हमारी कमोडिटीज एडिटर, और वो आपको बताएंगी कि एग्जैक्टली ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। चीनी की किल्लत की बात हो रही है, भारत में प्रोडक्शन कितना घट सकता है और ये आसमान पर ले जा रहा है भावों को, उससे क्या इन्फ्लुएंस है स्टॉक्स के लिए, उस पर भी चर्चा होगी। 2:40 पर हर रोज की तरह चार का चौका आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन, प्रशांत सावंत से समझेंगे। मानस जायसवाल आपको बताएंगे एफनो का सुपरस्टार, अमित सेठ से समझ लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा गौरांग शाह देंगे। फिर 2:30 बजे मनी कंट्रोल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से करेंगे खास बातचीत, और फिर आगे बढ़ेंगे मार्केट क्लोजिंग की तरफ। और मार्केट बिग वॉइस में आज हम लेकर आएंगे पंकज टिब्रेवाल को, जो दरअसल कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव और VP और फंड मैनेजर इक्विटी है, उनसे डिटेल में बातचीत होगी। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स पर भी हमारी नजरें।
ओके चलिए ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करते हैं और वाकई एक HDFC बैंक ने एक डिफरेंशियल क्रिएट किया। बैंक निफ्टी क्लोजर टू डेज लो लेकिन HDFC बैंक क्लोजर टू डेज हाई। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ट्रेड जो मार्केट में रही है वो HDFC बैंक पर रही है। चलिए पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। ट्रेड वह है जो मैंने कल दिया था मैरिको, उस समय टारगेट दिया था 590, अब लगभग वहां पहुंचा है, लेकिन इस टारगेट को अब एनहांस करना चाहिए, इसको बढ़कर 600 कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से 600 तक जाएगा, एक फ्रेश ट्रेड बनता है, स्टॉप होगा 583 का मैरिको पर, अब मूव मिलना चाहिए मैरिको अब 600 की तरफ बढ़ रहा है तो वही टारगेट रहेगा, तेजी करके चले। मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए खरीदारी करेंगे इंडियन होटल्स में, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देख लिया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 424 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 442 आपके टारगेट्स रहेंगे इंडियन होटल्स के लिए। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 430 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 11 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडियन होटल्स, ये इन्हीं दो स्टॉक्स का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर भी रहा था। ओ एडिशंस समरी ऑप्शन की बेहद शानदार है, दोनों ट्रेड्स आ चुके हैं अब तक, मैरिको भी और इंडियन होटल्स पे। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा ब्रिटानिया। रैशनल ये है कि 200 डे पे इसने काफी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में काफी अच्छा एक बेस बनाया है। अगर प्राइस और अगर हम RSI को कंपेयर करें तो वहाँ एक बुलिश डाइवर्जेंस है, और ओपन इंटरेस्ट का अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे भी जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में वो एग्जिट कर चुके हैं, स्टॉक काफी लाइट हो चुका है और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं इसमें पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है। तो 4547 का इसका प्राइस है, बॉटम आउट फॉर्मेशन लगता है यहाँ पे कैश में। तो इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4650 और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 4480 रुपीज का। ओके चलिए तो ये इसमें ब्रिटानिया पर बाय कॉल। गुरांग शाह को जोड़ लेते हैं। गुरांग जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पसंदीदा पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से एक सुस्ती भरा माहौल देख रहे हैं बाजार में 3 दिन की ऊपर की तरफ के दायरे के बाद। विकल्प में रूप में अगर कोई एक स्टॉक जो थोड़ा बहुत हरकत में, नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थिति दोनों ही रुझान अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल करीबन 870-75 के आसपास था पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी। ये स्टॉक अच्छा लगता है अनुज, और एज ए डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और करीबन 980-1000 तक के लक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक विकल्प है, थोड़ा स्लो मूवर है लेकिन एक बेहतर विकल्प। ओवर ही सही लेकिन एक बेहतर विकल्प। भारतीय एयरटेल लगभग 1% तक के गेन्स वहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा चलिए कुछ और काउंटर्स आपके सामने पेश करना शुरू करते हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस, जहां पर सुबह में जैसे इनफैक्ट कल शाम को ही अगर आपने ब्रेंट का भाव देख लिया होगा, ये एक नो ब्रेनर ट्रेड था कि गैस और ऑयल एंड गैस कंपनियों में तेजी बनती दिखाई देगी। लेकिन जो स्पेशली गैस प्लेज में हरकत हुई है, और एक स्टॉक जिसकी हम चर्चा शायद परसों भी कर रहे थे और कल भी की थी, पेट्रोनेट LNG, ये अचानक नींद से जागा है ऐसे लगा है, क्योंकि स्टॉक में भरपूर खरीदारी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ओपन इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन भी बनता दिखाई दिया है। 244 के भाव इधर। मानस, इसकी चर्चा मेरे ख्याल में हम ही कर रहे थे। ये 244 पर अब जो आया है, यहां से आगे क्या तेजी के और दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं? जी हर्षिता जी, शायद कल भी बात हुई थी और 240 की बात हुई थी, वो टारगेट्स पॉसिबल लग रहे थे। स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो अब तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 258 के आसपास के आते हैं। तो खरीदारी तो अभी भी करनी है लेकिन करेंट लेवल्स पे नहीं। कोई टिप मिले तभी यहाँ पर खरीदारी करें, क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगाने हैं वो 234 के रहेंगे। तो गिरावट पे 240 के आसपास खरीदारी करिए। 234 के स्टॉप लॉस से सबसे पहले 250 और उसके ऊपर 260 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पेट्रोनेट में। ओके, अब लेके आइए PVR आपकी स्क्रीन पे 1821। जो लास्ट डिस्कशन हमारा हुआ था पोजिशनली इसे और ऐड करने के लिए हुआ था 1706 पे। अमित, आपको याद होगा मेरे ख्याल से अब ये चर्चा हम मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे या फिर वेडनेसडे को ही कर रहे थे रिगार्डिंग जवान, और 1706 का प्राइस था, फ्रेश पर्सपेक्टिव था उस दिन। आपकी राय क्या कहती है? अब वो पूरा का पूरा सप्लाई जोन जो 23 दिसंबर 2022 से लेकर
फरवरी 2023 के बीच में पड़ रहा था वो इसने पार कर लिया है। मतलब इस जोन की जो स्विंग हाइज है वो करीब करीब 1930 तक आते हैं। कंसिडरिंग इवेंट और शुक्रवार के बेहद नज़दीक एक नया न्यू रिलीज, आपका व्यू क्या कह रहा है? ये स्विंग कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि आज की वाइल्ड कैंडल भी वाइल्ड है, छोटे शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफ़ी दूर। आपका व्यू पीवीआर पे इस वक्त? जी बिल्कुल सही कहा वीरेन जी। एक इसका 1790 के लगभग एक रेजिस्टेंस था स्टॉक ने, वो भी काफी कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। अगर इसका एडीएक्स देखे तो ट्रेंड स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग आता है, अगर हम चार्ट्स पे देखें तो लगभग 1900 के आसपास। तो जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बना हुआ है, जिस हिसाब से आरएसआई इंडिकेटर्स इसके प्लेस है और जिस हिसाब से इसका एडीएक्स प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि गिव एंड टेक थोड़ा बहुत रिट्रेस करके इधर उधर ये डेफिनेटली 1900 की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस एक हम छोटा सा रखेंगे 1790 रुपीज का। ओके, 1790 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसे प्ले करिए। अच्छा, एक बार एक्टर साहब मेरा निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। आज आपको शायद मेटल्स थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आएंगे। लोग सेल, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील सब बैकफुट पे हैं। बट अनुज, कल परसों इसको पिक किया गया था, मतलब पिक किया गया है, हिंडाल्को तो काफ़ी पहले पिक किया गया था और ऑल टाइम हाई इस इंडेक्स ने लगाया। आज बैकफुट पे है। कल चाइनीज़ मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो कल चले भी थे, परसों भी चले थे। मेटल्स पे क्या फीलिंग आ रही है इस वक्त और क्या अप्रोच होगी? क्योंकि रोज़ बरोज़ चाइना फैक्टर आके प्ले करता है, ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स आ गया। क्या पोजिशनली भी होल्ड करना चाहिए मेटल्स को अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो? क्योंकि इस बार का जो स्विंग है, मतलब लास्ट अप्रैल से लेकर अब तक, वो सस्टेन कर रहा है। देखिए वीरू, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि डॉलर में रैली हो और कमोडिटीज़ में रैली हो। जनरली काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है ना। डॉलर नीचे होगा तो क्रूड ऊपर आएगा, लेकिन इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। डॉलर में भी स्ट्रेंथ है, क्रूड में भी स्ट्रेंथ है, मेटल्स में भी ओवरऑल स्ट्रेंथ है, वो चाइना फैक्टर की वजह से। तो ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ, ये मतलब ये जो अनयूजुअल कोरिलेशन ये बहुत टाइम तक चलते नहीं है, तो कभी ना कभी ये ब्रेक करेगा। शायद मार्केट उसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेटल्स में जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर रहा है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके के ट्रिगर्स रहे हैं, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपकी ट्रेड बहुत सिंपल है। आपको डिक्लाइंस पर यहाँ पर शायद अप्रोच करना है इसको बाय साइड पर। ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 दिन का कंसोलिडेशन रहेगा मेटल्स में। लेकिन मेटल्स में उसके बाद वापस वीरू तेज़ी लौटेगी। हाँ, अनलेस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई ग्लोबली डॉलर में तो अलग बात है, वरना अभी तो मेरे ख्याल से सेक्टर पोजिशनली काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज करेक्शन आई है, लेकिन आज तो खैर पूरी मार्केट में करेक्शन है और थोड़ा हाई बीटा भी है मेटल्स। नॉर्मली मार्केट चलते हैं तो मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं, मार्केट्स गिरते हैं तो मेटल्स गिरते भी ज़्यादा हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ही रखूँगा। इनफैक्ट एक बार गाबा सर से एक व्यू लेते हैं। गाबा सर, अगर कोई मेटल स्टॉक जो आप अपने रेडार पर रखना चाहते हैं उस डिक्लाइन में बाय करने के लिए, तो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से नॉर्मली मैं हमेशा देखता हूँ कि जिंदल स्टील, इसमें जो हाई बीटा स्टॉक है, मुझे वो अच्छा लगता है हमेशा। तो जिंदल स्टील पर ध्यान रहेगा मेरा। थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन डिप्स कहां तक लेना चाहिए? 680 690 जोन्स है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैंने लास्ट पिक दिया था वो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं वो देख लेता हूँ, अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ चांस है तो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देख लेता हूँ यहाँ पर। आई थिंक मिस हो रहा है मुझसे, आई स्किप इट आउट। सेल में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली इनफैक्ट जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही, लेकिन मेटल्स पर कुछ और टाइम देना चाहिए अगला ट्रेड लेने से पहले। अच्छा, क्योंकि कमोडिटीज का जिक्र हुआ है तो एक स्पेस चीनी कंपनियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। त्योहारी मौसम अब शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लोबली भी चीनी के दामों में काफी इजाफे की बातचीत हो रही है। देश में चीनी के दाम इनफैक्ट 6 साल की ऊंचाई पर तो आ ही गए हैं। अब दामों में इतना इजाफा क्यों? प्रोडक्शन की स्थिति क्या है? हमारे साथ हमारे कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, आफ्टरनून। ये क्या त्योहारों से पहले की चीनी है या फिर कुछ और मसला है? वेल, त्योहारों की तो मांग यहाँ पर अच्छी खासी है ही, और सरकार ने लगातार यहाँ पर चेताया भी है मिल्स को कि जो उनके पास एलोकेटेड कोटा है उसे वो बाजार में लगातार आने भी दें, और एक्स्ट्रा कोटा यहाँ पर रिलीज भी किया गया था। लेकिन जो तेजी है वो इसलिए भी है क्योंकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो 2 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर शुगर की जो प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ईल्ड कम है, और एज ऑफ नाउ जिस उत्पादन की हम बात कर रहे हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में भी ऑलमोस्ट 3.5% कम है। तो 3.17 मिलियन टन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
बाजार को ये भी लगता है कि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की क्यूज हैं वो भी यहाँ पर काफी सपोर्टिव हैं। तो इंडियन मार्केट्स में तो हमने पिछले 2 महीनों में करीबन 3% की तेजी आते हुए देखी है। 6 साल हाईज ये प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यूएस शुगर जो है वो 4.5 महीने के हाईज पर है। लंदन में जो चीनी है वहां पर भाव 12 साल के हाईज पर हैं, क्योंकि इस बार भी ये माना जा रहा है क्योंकि कच्चे तेल में तेजी है, एथेनॉल की मांग यहां पर ज्यादा बढ़ेगी तो चीनी वहां पर जाती हुई आपको नजर आएगी। ये तो ब्राजील का हाल है, लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं इनके पास भी चीनी इस बार कम है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए और पिछले साल 6 मिलियन टन इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, इस साल अगर इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है या नहीं एक्सपोर्ट करता है तो वो तो इमीडिएट डेफिसिट इंटरनेशनल मार्केट्स में बन ही जाएगा। और वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है या फिर एलबीएन है जिसका लेटेस्ट डेटा आया है, इन सबका मानना है कि 2 से 5 मिलियन टन का डेफिसिट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है और उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस पे। तो क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बीच में ये भी कुछ रिपोर्ट्स सुन रहे थे कि भारत में जो आप महाराष्ट्र कर्नाटक में बारिश की बात करी थी, उसके मद्देनजर शायद सरकार कुछ और पाबंदी एक्सटेंड कर सकती है चीनी के एक्सपोर्ट पर। वो कितनी अब पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्या आप सुन रही हैं? जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, सरकार उसका जायजा हमेशा अक्टूबर में आके लेती है। तो एक बार क्रशिंग सीजन जब शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर को, एक बार ईल्ड्स और कितना केन अवेलेबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगा, तो मिड अक्टूबर एंड अक्टूबर तक हम वो क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे। उसके पहले ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टॉक लिमिट्स भी लगाई जा सकती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं और हमने सरकार को देखा भी है, काफी सारे मेजर्स दूसरी कमोडिटीज में लाता हुआ। तो चीनी भी शायद इससे अछूती नहीं रहेगी और वो स्टेप्स यहाँ भी लिए जा सकते हैं। ये इनफैक्ट ड्राइव कर रहा है चीनी कंपनियों को भी, कंपनियों के शेयरों को भी। शुक्रिया मनीषा एक हेड्स अप देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपने सुना मनीषा वो सारे डेटा पॉइंट सामने रखती हुई। अमित, चीनी काउंटर्स पर एक बार नजर रखिएगा और खासतौर से बलरामपुर चीनी जो वायदे बाजार का ट्रेड है। गौरांग, इसे आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे? जिस तरह का एक्शन अब तक देखने को मिला है और जो आगे हो सकता है कि ग्लोबल शॉर्टेज होगी क्योंकि ये भारत से ही फ्यूल शॉर्टेज होगी। हर्षदा, जैसे अभी मनीषा भी बता रही थी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 3 राज्य हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अब महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश को लेकर के बहुत बड़ी कमी है और उस कमी को और गन्ना ऐसा एक क्रॉप है जहां पर पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। तो अगर गन्ना का उत्पादन कम होता है तो जाहिर है इसका जो नकारात्मक असर है वो चीनी के उत्पादन पर पड़ेगा। उसके साथ साथ एथेनॉल जो कि एक बाई प्रोडक्ट है वहां पर भी आ सकता है। लेकिन और ये भी निर्भर करेगा हर्षदा कि सरकार आगे जाकर के और किस तरीके के कदम उठाते जिससे अगर चीनी की किल्लत हुई तो हमारे देश में कोई समस्या खड़ी ना हो। उसके लिए एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो असर तो बिल्कुल होगा क्योंकि आमदनी पर असर पड़ेगा और उसके कारण कुछ दबाव हो सकता है अगर ये बहुत बड़ा नुकसान करती है बैलेंस शीट पर। अब मेरी राय ये होगी कि आप स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। एक समय पर बलरामपुर चीनी पर कवरेज थी लेकिन लक्ष्य आने के बाद फिर कवरेज निकाल दी थी। तो निवेशकों को यही राय होगी कि इन सब पहलू का ध्यान रखें, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। एक तो है एथेनॉल के तरफ आकर्षण और दूसरा है इस गन्ने की कमी को लेकर के चीनी का उत्पादन और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो भी प्रतिबंध लगते हैं। ओके, तो बलरामपुर चीनी एक फीजिबल ट्रेड और इसी पर इनफैक्ट एक टेक चेक मानस अमित आई एम सॉरी आप प्लीज दे। अगर इसको स्टॉक को हम देखें तो इसने काफी कंसोलिडेट किया विद इन 380 टू 400 की रेंज में। उस रेंज से निकल के स्टॉक ने अब एक ट्रेंडिंग मूव देना शुरू किया है। वीकली लाइन चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस लगभग 417 से 420 के आसपास आता है। तो वहां तक के लक्ष्य तो इमीडिएटली जरूर बन रहे हैं और अगर 420 टेकआउट हो जाता है वीकली चार्ट्स पे तो आई थिंक अ लार्जर मूव कैन अनफोल्ड टुवर्ड्स 430 टू 435। ओके, बलरामपुर चीनी पे आपको एक प्राइस आउटलुक मिल गया, यहाँ पे फंडामेंटल आउटलुक मिल गया। अब थोड़ा सा आते हैं दूसरे स्टॉक्स पे, दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स पे। मैकडॉवेल्स आपके स्क्रीन पे आएगा, हालांकि पूरा क्लास रखिएगा, एक बार यूनाइटेड ब्रेवरीज भी रखिएगा स्क्रीन पे पैरेलली। थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज मैकडॉवेल्स ने आपके स्क्रीन पर आएगा जो अपने करियर का सर्वोच्च स्तर छुआ। सुबह सुबह यूबीएल भी स्ट्रॉन्ग था, एक चैनल ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे थे लेकिन बाद में वो कोलैप्स हो गया, बट ब्रेकआउट कंफर्म हो गया मैकडॉवेल्स का। अमित जी, आपकी राय, आपकी अप्रोच क्या रहेगी अब इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए? और क्योंकि ये जस्ट एक नई सीरीज का कमेंसमेंट हुआ ही है
तो हमारे पास ऑप्शन लेने का वक्त भी है और मेरे ख्याल से एक जरिया भी हो सकता है उसको प्ले करने का। आपका टेक चार्ट पे और ऑप्शंस की रीडिंग क्या कहती है आपकी? इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, स्टॉक कंटिन्यूसली हाई लोज बना रहा है। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है लगभग हम 1030, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, 1030 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड इट कैन हेड टुवर्ड्स 1100। और रही बात इसके ऑप्शंस की तो लगभग यस 1 सेकेंड, इसका थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 1080 का मैं लूंगा, लगभग 20 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 15 रुपीज एंड टारगेट ऑफ 30 रुपीज। मैकडॉवेल्स आपके स्कीम पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्पेशली ये जो वर्टिकल स्विंग आया करीब 11:15 बजे के आसपास और उस स्विंग के साथ ये डे हाई पर आ गया। सुबह मैं रेडिको खितान को भी देख रहा था, कल इसमें मेरे ख्याल से जो अपटिक्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आज 1286 पे आज इसने भी पुल बैक लिया है और सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा मूव यहाँ पर है। फिर लेके आइए एक ट्रेड जो मानस ने पिक किया था, जो कि शायद आपकी ग्रिप में भी होगा मेरे ख्याल से, ये IRCTC है। अनुज ये कल के स्पॉटलाइट में था, परसों के स्पॉटलाइट में था मेरे ख्याल से, IRCTC पिक किया था ना? बिरू था ये हमारी लिस्ट में। इसको हमने इस चीज़ से भी डिस्कस किया था कि IRCTC का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू IRFC। IRFC ने काफ़ी लीड ले ली है और IRCTC में एक लग रहा था कि एक ब्रेकआउट आया है और अब IRCTC में वो OFS का भी हैंगओवर या ओवरहैंग सॉरी नहीं है, तो इसकी वजह से और क्लियरली मार्केट में वापस फ्लेवर आया IRCTC में, क्योंकि इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया पिछले एक साल में। बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए, ये चला ही नहीं पिछले एक साल से, तो ये भी एक रीज़न है कि IRCTC में बाउंस आया है। बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल से परसों तरह से कॉल ली गई थी, 698,702 का लेवल था, नाउ इट्स 718। उसके बाद एक व्यू मानस ने भी दिया था। मानस, आपने जो बात कही थी या फिर जो थी उस वक्त तथ्यों में, वो ये थी कि ये जनवरी 2022 से एक ट्रेजेक्ट्री में ऑन द डाउन साइड, जिसे कहते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, उस पर ट्रेड कर रहा है। फाइनली वो ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया, हायर लेवल्स पर सस्टेन भी कर रहा है। बाकी रेलवे स्टॉक्स और इसके प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में ह्यूज डिफरेंशियल है। आपका व्यू क्या कहता है, इस ट्रेड को कहाँ तक कैरी करें? देखिए, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है IRCTC पे और मेरे ख्याल से दिसंबर 2022 में जो गैप था अब उस गैप के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि वो पूरा शायद गैप फिल हो जाएगा और आज के ब्रेकआउट के टारगेट भी वही आते हैं, 740 के टारगेट्स पॉसिबल है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आपने पहले खरीदारी नहीं की है तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 694 का स्टॉप लॉस लगाइए और 750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटजी है। IRCTC के ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। 720 वाला कॉल ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए और इस ऑप्शन के टारगेट 35 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए IRCTC, जहां पर मौका तेजी का साफ दिख रहा है। अच्छा, लेकर आते हैं आपके लिए एस्कॉर्ट्स का शेयर एक बार फिर स्क्रीन पर। आपको याद होगा जब बिक्री के आंकड़े आए थे तब इस स्टॉक में कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली और ये फिर से 3000 के आसपास आ गया और आज देखिए 3137 के लेवल जब आपकी स्क्रीन पर है। कल ही कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि 16 सितंबर से ये दरअसल यानी कि अगले 10 दिनों में प्राइस हाइक करेगी अक्रॉस द बोर्ड सारे प्रोडक्ट्स में। गाबा साहब, टेक्निकली बताइए, एक थोड़ा ब्रीदर मिला उसके बाद फिर चल रहा है, तो क्या चांसेस हैं फिर से अपने रीसेंट हाईज को ये तोड़ेगा, ऊपर जाएगा? बिल्कुल, काफी चांसेस है, क्योंकि 4 दिन से करीब 3 दिन से जो लो बना हुआ है वो काफी अच्छा लो है 3050 में। एक साइकोलॉजिकली 3000 के ऊपर है एस्कॉर्ट्स का, तो मुझे लगता है एक लेना चाहिए यहाँ पर। 3100 का कोई स्टॉप लगाकर चले। पॉसिबल है जो रीसेंट हाई हमने देखे हैं 3300 के, वापस वो भी चैलेंज हो सकते हैं। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 3200, फिर 3250, फिर फाइनली 3300 भी रहेगा। यस, एस्कॉर्ट से साथ एस्कॉर्ट अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, कुछ देर पहले जब हमने पेट्रोनेट LNG की बात की थी तब वैसे जहन में मेरे MGL और IGL के स्टॉक्स भी थे और यहाँ पर कुछ प्राइस हाइक्स पास ऑन दरअसल गुजरात गैस ने 2 दफा तो कर ही दी है। बाकी कंपनियां फॉलो करेंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन गौरांग आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स क्लियरली रुक रुक के चलते हैं।
अब फिर से ये जो दौर खरीदारी का लौटने लगा है, चाहे वो पेट्रोनेट हो, एमजीएल, आईजीएल हो, क्या ये मौका दे रहा है? आपका अगर कोई व्यू है या फिर होल्डिंग है तो बताएं। तो अर्षदा, मेरे ख्याल से करीबन 4 या 5 कंपनी पसंद आती है हमें, ये नेचुरल गैस या फिर ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। और ये धीमे धीमे करके गति पकड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन यानी कि खपत जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। एक ही दिक्कत है, कमोडिटी मार्केट में नेचुरल गैस के दाम जो कि थोड़े बहुत वॉलेटाइल थे कुछ समय, लेकिन अब स्थिरता आ गई है। तो महानगर गैस लिमिटेड, आईजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, जीएसपीएल और गुजरात गैस, ये कुछ कंपनियां हैं जो बुनियादी तर्क के आधार पर हमें अच्छी लगती है। और खास करके एमजीएल जैसी कंपनियां, जहां पर एक तो आपके पास घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घर तक गैस पहुंचाती है वाया पाइप गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के भी आउटलेट है, महाराष्ट्र और ठाणे में वर्चुअली मोनोपोली है इनकी। और जिस प्रकार से सरकार की भी योजनाएं हैं डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है वो बढ़ाने के लिए, वो काफी लाभदायक होगा इन सब कंपनियों के लिए। एमजीएल 1075 पे आज सुबह से इस पूरे स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट खैर अभी भी करीब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ है। एक वर्टिकल राइज मेरे ख्याल से इस दौर का इसका सबसे वाइल्ड स्विंग है पोस्ट फेब 2022। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि इस कार्यक्रम में पहली कॉल मैरिको थी, डेटा के वाइज इसको पिक किया गया था 2 बजे की कमेंट्री में। और मैरिको जरा एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। मैरिको का ये अगर क्लोज आता है तो ये इसका 586 पर मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई क्लोज होगा ये, क्योंकि इंट्राडे में ये गया है एक बार 606 तक का स्विंग दिया है इसने अक्टूबर 2021 में, लेकिन क्लोज नहीं हुआ था। तो ये क्लोज मैरिको का ऑल टाइम हाई पे होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इसी स्पेस में ट्रेड्स को लोकेट करने की कोशिश करें तो टाटा कंज्यूमर में इसमें मोमेंटम धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। मानस, ये देखिए ना कितना टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, मतलब एक उस फ्लैग के लिए इसने ऑलमोस्ट पूरा जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर के शुरुआती टाइम में ये मूव देता हुआ 850 पे। आपको लगता है कि थोड़ा सा पोजिशनली इसको भी खेलने का वक्त आ गया है? देखिए, एक बड़ा कंसोलिडेशन है और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ब्लैक पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है, लेकिन आई थिंक ब्रेकआउट का वेट करें तो बेहतर रहेगा। और जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 857 के आसपास है। तो जब 857 के लेवल्स ब्रीच हो तब आप वहां पर खरीदारी करिए, और तब आपको स्टॉप लॉस भी बहुत कंफर्टेबल होगा। 840 का उस केस में स्टॉप लॉस होगा, और फिर आप अगर खरीदारी करते हैं तो आपके टारगेट 890 और उसके ऊपर 930 तक के पॉसिबल है। तो खरीदारी करने के लिए थोड़ा इंतजार करिए, बट ये जरूर है कि स्टॉक ने आई थिंक बेस बना लिया है 830 828 की रेंज में। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 828 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। रॉयटर्स पर एक न्यूज़ आ रही है कि टाटा कंज्यूमर्स एक बातचीत चल रही है उनकी हल्दीराम के साथ 51% स्टेक बाय करने के लिए, कि अगर ऐसा हो जाए 51% स्टेक और $10 बिलियन वैल्यूएशन हल्दीराम्स मांग रहे हैं, जो टाटा कंज्यूमर को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं। 10% हल्दीराम के बाद बेन से भी चल रही है, बेन कैपिटल से 10% स्टेक बेचने के लिए $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर। हल्दीराम खैर हम सब जानते हैं, फेमस ब्रांड, काफ़ी फेमस ब्रांड। आई थिंक कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर हल्दीराम के प्रोडक्ट ना यूज़ होते हो। तो ये एक कारण है जिसके कारण एकदम से एक फ्रेश मूव यहाँ पर आया टाटा कंज्यूमर में। प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। मुझे इंडियन होटल्स अच्छा लग रहा है, अभी 431 पे ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 424 पे, 424 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 445, 445 का देख रहा हूँ। सॉरी, आपने टारगेट क्या कहा? जी सॉरी हर्षद जी, 445 का टारगेट देख रहा हूँ और 424 का स्टॉप लॉस 424। ओके, 445 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का यहाँ पर इंडियन होटल में। और जैसे वीरू मेंशन कर ही रहे थे कि ऑल टाइम हाईस पर ये ट्रेड कर रहा है काउंटर, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हर टिक के साथ दरअसल धीरे धीरे करके मोमेंटम बढ़ रहा है। और टाटा यहाँ पर इंडियन होटल्स पर वैसे भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जाएंगे वो पीक वीकेंड में जिसका जिक्र लगातार कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा था, वो है G20 वाला प्ले। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड कप वाला फ्लेवर तो आएगा ही, और फेस्टिविटीज का पूरा फायदा आगे बनता दिखाई देगा। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स और निफ्टी बैंक एक बार पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक कार्यक्रम की शुरुआत में
हम इसे देख रहे थे 44,300 के आसपास, वहां से रिकवरी हुई है 44,331 के लेवल्स, अब सिर्फ 200 पॉइंट, इनफैक्ट 190 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो 30-40 पॉइंट की रिकवरी डे लो से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, वो एक पॉजिटिव चीज है। 44,200 समथिंग का लो था, 44,207 का। 44,207 आज डे लो था, आज डेज लो था। और अगेन हिस्सा 44,300 की एक्चुअली मैं हर्षदा आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। 44,316 वो प्रिसाइज लेवल है 20 डे मूविंग एवरेज का, और हायर लेवल पर वो है 44,820। तो बैंड वही है, लेकिन इसीलिए वो दायरा। लेकिन इसमें मतलब आज मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है, ये जो स्ट्रेंथ है आज एचडीएफसी बैंक में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा क्यों हुआ? मतलब कल आपने देखा होगा, कल एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं किया। और आज देखिए, आज उल्टा हो गया। एचडीएफसी बैंक हर टिक के साथ हाई लगा रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक उल्टा है इसके, एकदम कंप्लीटली रिवर्स है इसके, अगेंस्ट है आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए आज आईसीआईसीआई बैंक मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट डे लो ऊपर है, डे लो 950 था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आज थोड़े डिलीवरी नंबर्स देखने इंटरेस्टिंग होंगे, एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। एक और रीजन हो सकता है वीकली एक्सपायरी, हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर डायनामिक्स चेंज हुए हैं। लोगों ने एक कोशिश की एचडीएफसी बैंक को थोड़ा ऊपर रखने की, ताकि बहुत ज़्यादा कोलैप्स ना करे बैंक निफ्टी। लेकिन वैसे बैंक निफ्टी वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है ना हर्षदा, एक बार वापस 43,800 रिविजिट करे, शायद ये पॉसिबल है। तो निफ्टी को चलाने का जो जिम्मा है वो फिर वापस आईटी, रिलायंस, आईटीसी, इनको चलाना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। देखते हैं वहां पर क्या होता है। अच्छा, बाय द वे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अब वो आ चुका है स्टॉक लगभग 2% ऊपर, ये हल्दीराम वाले डेवलपमेंट को लेकर। गौरांग, इस पर एक बार आपकी राय बनती है, क्योंकि $10 बिलियन की वैल्यूएशन हल्दीराम के लिए मांगी जा रही है। टाटा कंज्यूमर शायद कह रहा है कि देखिए भाई महंगा है, लेकिन बातचीत चल रही है। टाटा कंज्यूमर ने स्पेसिफिकली कहा है कि वो इस तरह के दरअसल एक्विजिशंस के साथ अपने मार्केट को और मजबूत करना चाहेंगे। पहले भी हम जानते हैं बिस्लरी के साथ बातचीत हो रही थी। ये कितना बड़ा प्ले रह सकता है टाटा कंज्यूमर के लिए? एंड इफ एट ऑल टाटा कंज्यूमर और हल्दीराम मिल जाते, फिर बीकाजी का क्या होगा? तो हल्दीराम जितना बड़ा नाम है, जैसे अभी अनुज बता रहे थे, उतना ही बड़ा नाम है, या फिर उस जैसा ही नाम बीकाजी भी है। और हर एक छोटे से लेकर के दुकान को लेकर के बड़ी दुकान में अगर आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो इनका प्रोडक्ट आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं। उतनी ही मजबूत ब्रांड है टाटा कंज्यूमर की, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, खास करके पावर ब्रांड्स लाइक टाटा संपन्न, हर्षदा, बहुत तीव्र गति से इन्होंने अपना मार्केट शेयर कैप्चर किया है। एज ए डिस्क्लोजर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही समझदारी और सुलझी हुई शायद रणनीति हो सकती है प्रोडक्ट्स ऑफरिंग को बढ़ाने के लिए। एक ही दिक्कत है, क्लैरिटी, जहां तक स्पष्टता आती है मूल्यांकन को लेकर के, तब तक मेरे ख्याल से मेरे लिए कुछ टिप्पणी करना मुश्किल होगा। बट प्योरली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप की बढ़ती हुई दिखाई देगी, और फिर देखते हैं फिर कंपटीशन कितना इंटेंसिफाई होगा। किसी बड़े कंग्लोमरेट के साथ इस तरह का ब्रांड का जाना बेसिकली वो कंपटीशन पर थोड़ा सा दबाव डालता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रेजेंस टाटा ग्रुप की, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वो खर्च करते हैं, और फिर आप एज ए कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर पाएंगे, वो भी देखना जरूरी है। एक बार इसके साथ में बीकाजी का स्टॉक नजर आपके लिए हाजिर कर देते, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा वहां पर थोड़ा सा फंड एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अभी भी ये डील होना बाकी है। और अगर हल्दीराम को इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, तो बीकाजी को लग रहा है कि शायद हमारा भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, वो स्टॉक भी 2.5% ऊपर। लेकिन बातचीत याद रखिएगा हल्दीराम और टाटा कंज्यूमर की हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इसी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि G20 जैसे आयोजन से ये साफ जाहिर है कि दुनिया भारत के नेतृत्व में चलना चाहती है। ग्लोबल मंच पर भारत की भूमिका पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत भी की हमारे सहयोगी और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में।
मेरा पहला सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार की जो सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच को अब देश के बाहर दुनिया के सामने सरकार लेकर आगे बढ़ रही है और इस अप्रोच के साथ बढ़ने की वजह से दुनिया भर का भरोसा भारत में जगा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 की इस बैठक के दौरान ये भरोसा या फिर भारत की लीडरशिप भूमिका और कितनी मजबूत होने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारत का जो प्रेसिडेंसी रहा है इस G20 का इस पूरे साल, इसका बहुत ही एक तरह से एक लास्टिंग इम्प्रेशन दुनिया के देशों के सोच पर, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर और जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो समय है युद्ध के समय नहीं है, हमारे लिए प्रगति और डेवलपमेंट का समय है। ऐसे जो हमारे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थॉट्स है हमारे कल्चर के, हमारे प्रधानमंत्री जी के और हमारे सरकार के, उसका बड़ा मायना है दुनिया के देशों की सोच पर। और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में G20 का एक बहुत बड़ा लास्टिंग प्रेसिडेंसी होगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, वित्तीय रूप से काफ़ी अनुशासित होना चाहिए, फ्रीबीज से बचना चाहिए, ये संकेत प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में दिया। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि अब चुनाव के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं तो फ्रीबीज की बातें फिर से उठ सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान किस तरह से एक सबक के तौर पर लेना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन देश के सामने रखा और आप देख रहे हैं कि 10वें नंबर के अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर पे पहुंच गए कुल 9 साल में, और अगले 3-4 साल में हम नंबर 3 पर पहुंचेंगे। ये सब एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रूडेंट इकोनॉमिक्स, इसके तहत हमने एक अचीवमेंट हुआ है, ये अचीवमेंट हुआ है। तो आज के दिन में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम हर भारतवासी को एक तरह से नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए एक विकसित भारत बनाने की एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। दुनिया में काफी सारे ऐसे देश दिखा रही है हमें कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से कितना डैमेज होता है, कितना जेनरेशनल डैमेज होता है। ये 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, जो हम डेट लेते हैं उसका प्रभाव आने वाले दशकों में, आने वाले पीढ़ियों के सर पे इस बोझ, इस कर का बोझ उन पे रहता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम सही और उन्होंने करके दिखाया है। तो जाहिर है भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है और अगर आप चाहें तो moneycontrol.com पर डिटेल में वो पूरा इंटरव्यू पढ़ भी सकते हैं। वैसे भारत की इस बदलती तस्वीर के पीछे फिर बड़ा हाथ सरकारी कंपनियों का भी रहेगा और सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी भी देखने को मिली है। देश में सबसे बड़े फंड मैनेजर में से एक प्रशांत जैन का भी कहना है कि PSU सेक्टर में वेल्थ क्रिएशन के अब भी मौके दिख रहे हैं। उनसे खास बातचीत आज हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने की। PSUs में कोई भी कंपनी IT, फार्मा या कंज्यूमर के क्षेत्र में नहीं। जहाँ अधिकांश PSUs वो इकोनॉमी वाले एरियाज़ में है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे कैपिटल गुड्स हों, चाहे पावर सेक्टर हो। और जब कोविड आया तो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स को बहुत परेशानी हुई और उससे काफ़ी PSUs ने, लगभग सभी PSUs ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जो सेक्टर उस टाइम अच्छा कर रहे थे वो उसमें PSUs थे ही नहीं, तो सबको, बहुत से लोगों ने ऐसा माना कि सभी PSUs ख़राब हैं, जबकि काफ़ी हद तक वो दिक्कत जो थी वो उन सेक्टर्स की थी। और जैसे जैसे कोविड गया, इकोनॉमी रिकवर करी और इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स ने अच्छा किया तो इन्होंने अच्छा किया। और क्योंकि ये PSUs थे, PSUs के प्रति लोगों का विशेष नेगेटिव व्यू हो गया था, तो इसलिए जब इन सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया तो उन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। तो नीचे में कंपनीज 2-2, 3-3 PE पे मिलती थी। तो आज वो दौर पूरा गुजर चुका है और कंपनीज अच्छी कर रही हैं, तो इसीलिए इन कंपनीज में इतना इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से अब इन कंपनीज में PE मल्टीपल फेयर वैल्यू के हिसाब से सोचें
तो बढ़ने की जगह कम है, मतलब है, लेकिन इनमें ये ग्रोइंग कंपनीज है, तो ओवर टाइम ये अभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले प्रशांत जैन के साथ एक खास बातचीत। पहली बार प्रशांत ने बात की इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को लेकर और इंडिया में इस समय कहाँ हैं मौके, इनको लेकर। ये पूरी बातचीत देखिए मेरे साथ मार्केट गुरु में। ये तो फर्स्ट ऑफ अ काइंड है। अगर प्रशांत जैन, जैसे कितने सालों से हम कोशिश करते थे कि एक हिंट दे दे किसी एक स्टॉक पर, वो इवेंचुअली अब उन्होंने मेंशन किया। पीएसयूज में उन्होंने कुछ नाम लिया कि कौन सा शेयर पसंद है। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे हर्षिता, वो बैकग्राउंड देख के कुछ याद आ रहा था? मेरे को एक्चुअली पहचाना नहीं गया, बिल्कुल पहचाना नहीं गया। मैंने सुना कि आप हमारे पुराने एम्पायर वाले ऑफिस में गए थे, लेकिन पूरा हुलिया बदल गया। बिल्कुल, पूरा हुलिया बदल गया, बहुत शानदार हो गया वो ऑफिस, ये जो है। और एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे मैं रुका था, ये शायद वही जगह एक्चुअली, यहाँ हमारी डेस्क हुआ करती थी, उसे थोड़ा लेफ्ट पे आपकी डेस्क थी, और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ऑलमोस्ट ये मेरी डेस्क हुआ करती थी उस समय यहाँ पर। तो काफ़ी मेमोरीज हैं। अब तो खैर पूरा अब हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है एक्चुअली, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि अब हमारा एडिटोरियल ऑफिस वर्ली में शिफ्ट हो गया। ये लोअर परेल में अभी भी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो आज वहाँ से जाके मैंने ये किया रिकॉर्ड। प्रशांत जैन ने 1994-95 से HDFC म्यूचुअल फंड का जो फ्लैगशिप फंड है उसकी शुरुआत की थी उन्होंने। 40 या 50 करोड़ का AUM हुआ करता था उस समय, मेरे ख्याल से शायद उससे थोड़ा ज़्यादा हो। और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा हर्षिता HDFC AMC को, और डिस्पाइट द फैक्ट कि जिस साल उन्होंने छोड़ा उससे प्रीसीडिंग 3 साल में या 2 साल में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही उनकी, उसके बावजूद 1994 से लेके उस पीरियड तक 2 दशक के पीरियड में उन्होंने 18% का कैगर दिया। आप इमेजिन करिए, आप एक्सेल पे लगा के देखिए, अगर आप 18% का कैगर अगर किसी भी स्टॉक में करते हैं तो 20 साल में कितना पैसा बनेगा। हैरानी हो जाएगी आपको वो, मतलब आप नंबर कैलकुलेट करने बैठेंगे ना तो वो उस तरीके के रिटर्न्स दिए। तो उससे काफ़ी समय तक लोगों को लगता था कि PSUs पर प्रशांत ने गलत बेट ले ली। अल्टीमेटली ही हैड द लास्ट लाफ, क्योंकि वो उसके बाद जो PSU चलना शुरू हुए तो बहुत ज़बरदस्त चले। तो मैंने यही उनसे पूछा कि क्या PSUs बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया? वो बोले नहीं, असल में उस समय बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे। हम को स्टॉक्स को इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि PSU या प्राइवेट है, किस सेक्टर में है क्या उस पर देखना चाहिए। उस पर थोड़ा आप डिस्काउंट देना चाहते हैं PSU होने का तो दे दें, वो अलग बात है। लेकिन खैर काफ़ी फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन है जो आप कल सुबह 10 बजे देखेंगे। तो पूरा हिस्सा इस पूरी डिटेल बातचीत का आप कल सुबह देखेंगे CNBC आवाज पर। लेकिन हाँ, जैसे हमने उस प्रोमो में भी सुना कि स्टॉक्स पर बात की है, और देखते हैं यहाँ से आगे क्या अप्रोच प्रशांत जैन की रहेगी मार्केट पर। चलिए, इस बीच डायरेक्टिव आ गया कि 4 का चौका की तरफ बढ़ा जाए, और फिर शुरुआत फिर इसी के साथ करेंगे। प्रशांत सावंत आपको सबसे पहले देंगे सस्ता ऑप्शन। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सेक्टोरल टेलविंड्स है, स्ट्रेंथ है। तो इसकी जो 520 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 16 पे चल रही है, तो ये मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 9.5, 10 के जस्ट नीचे, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 27 का, 27। स्टॉक मिस हो गया प्रशांत जी, स्टॉक मिस हो गया जी। अनुज जी, आरती इंडस्ट्रीज 520 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन 520 करीबन 16-20 पे चल रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है जी, स्टॉप लॉस होगा 9.50 का, और जो टारगेट पे दिख रहा है वो होगा 27 का, 27। ओके, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज, ये हो गया प्रशांत जी का सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार के लिए मानस के पास चलते हैं। मानस बताइए। देखिए, मैकडॉवेल में अनुज जी एक क्लियर कट ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैकडॉनल्ड्स में खरीदारी करने की राय रहेगी, मैकडॉनल्ड्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। वहां पर वॉल्यूम भी है, इसलिए फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट प्राइस 1064 के हैं फ्यूचर में, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 1049 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1095 आपके टारगेट्स रहेंगे मैकडॉवेल के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1070 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 18 रुपए के स्टॉप लॉस से 42 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्पिरिट्स इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी कुछ देर पहले इसके 1080 की कॉल की हम बात कर ही रहे थे। मानस थोड़ा सा और इन द मनी गए हैं और करीब 1070 पे। अमित से जी के पास चलते हैं आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप?
मैं बजाज फाइनेंस के साथ जानना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में हमने एक प्रोलॉन्ग फॉल देखा था, उसके बाद एक स्टॉक में रिकवरी आई। इस रिकवरी के बाद स्टॉक ने एक हायर लो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर बनाया, लगभग 3 से 4 दिन पहले। आज के सत्र में थोड़ी मार्केट्स वीक थी, तो स्टॉक वाज फ्लैट, बट अदरवाइज इट इज आउट परफॉर्मिंग। मुझे लगता है जहां थोड़ी सी भी मार्केट स्टेबल होगी, ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वेल प्लेस्ड हैं। 7355 इसका प्राइस है, टारगेट रहेगा लगभग 7530 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 7250 का। ओके, चलिए ये हो गई अमित जी की ट्रेड। अच्छा, गुरांग के पास जाऊँ एक बार जरा, उससे पहले टाटा कंज्यूमर वापस लेकर आएंगे एक बार जरा, और क्या वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है अब यहाँ पर। देखिए ये अब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर, और वर्टिकल मूव एकदम से 850 से ये मूव आना शुरू हुआ, और 871, 872 अब इस समय टाटा कंज्यूमर पर अच्छे मूव। गुरांग जी, आपका मिड का फंडा। तो अनुज जी, ऑटो एंसिलरी से एक स्टॉक चुना है, मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा नहीं होती इसकी भी। उनो मिंडा करीबन 625 के आसपास मेरे ख्याल से स्तर है इसका। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, हेडलैम्प्स, वायरिंग वगैरह से ये ज्यादा ताल्लुक रखती है। नया मार्केट तो बहुत दुरुस्त है, जिस प्रकार से लॉन्च आने वाले जो 4-6 महीने में होने वाले उसको ध्यान में रखते हैं, और जो रिपीट ऑर्डर है या फिर ओल्ड रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स हैं वो भी काफी मजबूत और दुरुस्त है। उनो मिंडा हमें लग रहा है एक ओईएम सेगमेंट की कंपनी काफी अच्छी है। मिंडा पर नजरे गौरांग की। चले मैं आपके लिए फटाफट सारे वो ट्रेड्स रैप कर देती हूँ। शुरुआत हमने प्रशांत सावंत के ट्रेड के साथ की। सस्ता ऑप्शन आरती इंडस्ट्रीज पर इनकी नजर, 520 का कॉल ले, 27 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आप 9, 9.5 के आसपास लगाएंगे। फिर बात आई एफनो सुपरस्टार में, यूनाइटेड स्पिरिट्स की 1095 का टारगेट है और 1049 का स्टॉप लॉस जरूरी है अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं। 2.5% वैसे भाग चुका है। बजाज फाइनेंस पर बुलिश है अमित सेठ, इनका टारगेट 7530 का है और 7250 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाया। गौरांग कह रहे हैं उनो मिंडा में मौका खरीदारी का, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना रहेगा। तो ये कुछ ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर आए। अच्छा, बाय द वे मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ी सी सुस्ती में था वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, करीब 20 पॉइंट ही सही लेकिन ऊपर आया है। अच्छा, एक ट्रेड जो खूब जम रहा है इस समय, गाबा साहब आपकी नजर गई है तो बताइए। इंडस टावर में अब 3.5% तक का इजाफा, और पिछले 10-15 मिनटों में ही ये मूव आता दिखाई दे। अचानक स्पाइक आया है, अब पता नहीं किस कारण आया है, लेकिन एक मूव है। ये 185 के लेवल्स पर, डे हाई पर है। एक्चुअली इसको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 184, नियर टर्म टारगेट 200 का है और मुझे लगता है वहां तक जाएगा। जो कंसोलिडेशन हुआ है 5 दिन से बिटवीन 175 और 182 के आसपास, वो बढ़िया है। उसके हिसाब से ये प्रोपेल करेगा स्टॉक को 200 की तरफ। तो 200 दिखाई दे रहा है, स्टॉप होगा 177, इट्स अ बाय। इंडस टावर। ओके, इंडस टावर में एक वर्टिकल स्विंग, वर्टिकल राइज आया इस स्टॉक में, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता। मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी है और बहुत सारे स्टॉक्स जो है इस वक्त अच्छा करे। टाटा कंज्यूमर, आरती, स्कॉच, कमिंस इंडिया। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक आउटलुक ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। चंदन वीरू नमस्कार। देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस देखी, बट नीचे के लेवल से वापस सपोर्ट है। निफ्टी में 19,480, 490 के सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वापस एक रेंज अमाउंट बायस यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक वाइज में एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह दूंगा। पिछले 4-5 दिनों के हल्के से डिक्लाइन के बाद वापस यहाँ पे बेस बने और यहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे। 3050 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में आपको लगभग 3300 तक के लेवल बनने चाहिए। सो 3100 के सपोर्ट से 50 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 3250 से 3300 तक के टारगेट एस्कॉर्ट्स को 1-2 दिन में बनने चाहिए। ओके, एस्कॉर्ट्स अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, और एक दिन की करेक्शन आई सेल्स नंबर्स के बाद, क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद स्टॉक वापस ग्रीन में। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो पंकज टिब्रेवाल हमारे साथ होंगे, कोटक म्यूचुअल फंड से, उनसे बात करेंगे। कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं। पंकज की पहचान इंडस्ट्री में होती है एज वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड मैनेजर्स। पंकज भाई, गुड आफ्टरनून। इस समय आपको भी थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या स्टॉक चुनने में, मिड कैप में जिस तरीके की रैली रही है पिछले 3-6 महीने में? गुड आफ्टरनून अनुज भाई। आई थिंक ओवरऑल अगर इस साल में देखें तो निफ्टी करीबन 9% ऊपर है,
बैंक निफ्टी कुछ 3.5% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 27% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स 30% ऊपर है। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट और स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स ने काफी धुनेदार परफॉर्मेंस किया है। बट कहीं ना कहीं हमें जितने भी हम इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं उससे ये संकेत आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में इस सेगमेंट में कॉशियस रहना चाहिए। और मार्केट साइकिल्स सिक्लिकल होता है, हर सेगमेंट सिक्लिकल होता है, तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में ये सेगमेंट हमेशा पैसा बना के देता है। लास्ट 10 साल में भी देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 21% का कैगर दिया है, मिड कैप इंडेक्स ने करीबन 19% का कैगर दिया है और निफ्टी ने करीबन 13%। सो एक वाइड मार्जिन से बीट किया। बट इन बिटवीन लास्ट 10 साल में कई छोटे छोटे साइकिल्स आए हैं और शार्पर साइकिल्स आए हैं। अगर इस बार भी देखते हैं तो ग्रीड क्लियरली दिख रहा है स्ट्रीट में बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं हमें एज पब्लिक मैनेजर्स ये संकेत मिल रहा है अलग अलग डेटा पॉइंट से जो हम विस्तार में डिस्कस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। इन स्पेसिफिक कौन सी पॉकेट्स में इस समय सबसे ज्यादा एक्सुबरेंस दिख रही है आपको पंकज भाई का? क्या खासतौर से डिफेंस जैसे स्टॉक्स या कोई और सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा, रेलवेज फॉर एग्जांपल? अनुज भाई, क्या हो रहा है कि वापस वही 2017 की का माहौल है जहां पर ऑर्डर इनफ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के लोग काफी एक्साइटेड हो रहे हैं और बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और ये एक डेंजरस चीज है बिकॉज फाइनली बैलेंस शीट और कैश फ्लोज के साथ ही कंपनी को वैल्यूएशन मिलता है लॉन्गर टर्म में। तो क्लियरली अगर जहां भी आपको दिख रहा है बैलेंस शीट कैश फ्लोज वीक है, इंफीरियर है, उन सेगमेंट से आप दूर रहिए, खाली ऑर्डर इनफ्लो और नैरेटिव्स के ऊपर ना जाए। सेकंड, अगर आप देखें तो कई सारी कंपनियां जिनकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस्ड है, 120-125 दिन के वर्किंग कैपिटल साइकिल है और जिसके कारण उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत कम है, वो वाली सेगमेंट भी आज काफी तेजी में है जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस कर रही है। तो ब्रॉडली मैं एक स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं लूंगा, मैं ये सारे इंग्रेडिएंट को साथ में लूंगा और अगर ये इंग्रेडिएंट देखे तो ये भिन्न भिन्न सेक्टर में देखे जा रहे हैं। तो क्लियरली इस समय अपने रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। जहां भी आपको लगे कि थोड़ा भी डर है और थोड़ा भी बैलेंस शीट और मैनेजमेंट क्वालिटी इंफीरियर है, वहां पर क्लियरली आपको अपने पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। दिक्कत यही होती है कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप चलते हैं फिर लोग और खासतौर से रिटेल निवेशक कोई भी और किसी भी तरह का स्टॉक ले लेते हैं। लेकिन पंकज जी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स में भी हमने देखा है पिछले 6-8 महीनों में अच्छा खासा पैसा आया है, तो आप लोग भी क्या अपने पोर्टफोलियो में क्या बड़ी चर्निंग कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जो इस समय निकाल रहे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? हर्षिता जी, अगर आप देखें तो यही एक विषय है जहां पर पैसा आ रहा है। लोग लास्ट 3-5 साल 10 साल के रिटर्न्स को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप से ही फाइनेंशियल निर्वाणा है। लेकिन हमने देखा है कि बीच बीच में ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं जहां पर मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स कई टाइम तक, लंबे अवसर तक रिटर्न्स नहीं देते हैं। अगर आप सबको याद हो 2020 का मार्च, 3 साल का SIP रिटर्न्स नेगेटिव था, 5 साल के SIP रिटर्न्स 4-5% थे और 10 साल के SIP रिटर्न्स 7-8% थे इस कैटेगरी के। तो आज लोग प्रीवियस रिटर्न्स को देख के, जो अच्छा रिटर्न दिख रहा है उसे देख के लोग इस सेगमेंट में आ रहे हैं। लेकिन कभी भी इस सेगमेंट में जब भी झटका आएगा उसके लिए तैयार है कि नहीं, हमें नहीं पता। इसलिए हमारा काम है कि इसे सतर्क करें। एज फार हमारे पोर्टफोलियोज पर कंसर्न है, हम जो अपनी फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उससे डाइविएट नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गलतियां इस साइकिल में कम हो। अगर 2017 याद हो तो 2017 में कुछ नहीं लग रहा था कि कैसे मार्केट नीचे आएगा और मिड एंड स्मॉल कैप एक अलग ही सेगमेंट में चल रहे थे। लेकिन 2018-19 में हमने देखा किस तरह कई सारे स्टॉक 40-50-60% नीचे थे और निफ्टी अपने जगह पर करार था। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेमवर्क हमेशा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क
कि आप अच्छे मैनेजमेंट्स, अच्छे बिजनेसेस, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट को नजरअंदाज ना करें, और उस चीज को राय रखते हुए हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसके कारण आपको अंडर परफॉर्मेंस झेलना पड़े, बट वो बेटर है रादर देन 2 साल के पोर्टफोलियो पर एक्चुअली परमानेंट लॉस कई स्टॉक्स में। जी, एक स्पेस जो थोड़ी सी बाजार में आप कह सकते हैं होल्ड बैक कर रही है, बैंकिंग काउंटर्स। हम इनफैक्ट चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी बैंक अटक रहा है बार बार, लेकिन निफ्टी में क्षमता है और तेजी दिखाने की। तो यहाँ पर एग्जैक्टली दिक्कत क्या है? क्या ये दिक्कत कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की तरफ से आ रही है, या फिर ओवरऑल जैसे हम पिछले कुछ बारी भी चर्चा कर चुके हैं कि अब अर्निंग्स पीक पर आई हैं तो उसका डर है कि यहाँ से वही डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? और बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज, कहां पर ज्यादा आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है बेहतर अर्निंग्स डिलीवर करने का? अगर आप देखें तो बैंक्स में 3 जो लीवर्स थे लास्ट ईयर, क्रेडिट कॉस्ट, एनआईएम्स और आपके क्रेडिट ग्रोथ, ये तीनों लीवर्स ने लास्ट ईयर पूरा फायर किया और हर बैंक में ये तीनों चीजों की बेनिफिट मिली। मार्जिन्स एक्सपैंड किए, क्रेडिट कॉस्ट अपने सबसे लोएस्ट दर्जे पर था और क्रेडिट ग्रोथ करीबन 14-15% पर था। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारी बैंकिंग सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर, और हम जब एनएसई 500 कंपनियों को देखते हैं, टॉप 500 कंपनियों में 77 कंपनियां बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं, जिनमें पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट, सारी चीजें आ गई। उनका प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 50% का था। और अगर पहली तिमाही में भी देखें तो उनका अर्निंग ग्रोथ करीबन 50% था। लेकिन हमारा अनुमान है कि ये नॉर्मलाइज होगा नेक्स्ट 3 तिमाहियों में, क्योंकि मार्जिन प्रेशर जो एक बड़ा लीवर था उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि अब डिपॉजिट्स भी रीप्राइस हो रहे हैं और कासा पर कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो हमें लगता है कि मार्केट यही भाप रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 3 तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ नॉर्मलाइज होगा, वो 50% के आसपास नहीं रहेगा। हमारा ये मानना है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की अर्निंग ग्रोथ 15 से 18% के बीच में नॉर्मलाइज होगी। लेकिन आज मैं वैल्यूएशन देखता हूं तो ये एक पॉकेट है जहां पर ओवर वैल्यूएशन नहीं है और वैल्यूएशंस काफी सेन है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बने रह सकते हैं और आने वाले 2-3 साल में अगर इंडिया आगे बढ़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ चाहिए और बैंकों का प्रदर्शन ठीक रहना चाहिए। बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज हमें लगता है इस माहौल में बैंकिंग सेक्टर काफी वेल पोजिशन्ड है। अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो के लिए देखना चाहिए। ओके, अच्छा, बाय द वे मार्केट में देखिए क्या क्या हो रहा है इस समय। वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% की टेम्परेरी फ्रीज तक गया। अब खैर वो फ्रीज खुला है वहां पर और उसके चलते इंडस टावर भी चला। तो ये इंटरेस्टिंग चीज, निफ्टी ग्रीन में आया बाय द वे, और निफ्टी इनफैक्ट डे हाई पर पहुंच गया, डे हाई पर आ गया निफ्टी, और काफी इंटरेस्टिंग। तो वंस अगेन लोअर लेवल, ये हम बात कर ही रहे थे आज तक कि वो 19,510 512 अगर बच गया तो मार्केट फिर से एक अपसाइड की तरफ व्यू करेगा। और जो स्टॉक्स जहां पर यहाँ पर चले इसमें, उसमें खैर एचडीएफसी बैंक तो है ही, लेकिन आईटीसी ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया पिछले कुछ मिनटों में, और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला। पंकज, आईटी में अब क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से मिड कैप आईटी जहां पर एक वन वे रैली रही है। लार्ज कैप आईटी में फिर भी थोड़ी डिबेट रही है, लेकिन मिड कैप आईटी में तो वो डिबेट रही भी नहीं, वो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर। ये अनुज, अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी को मंदी का एहसास ही नहीं हुआ, और मिड कैप आईटी लास्ट 4-5 महीने से अपने अलग जोन में अप ट्रेंड पर है। हमें लगता है कई सारे मिड कैप आईटी में वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल जोन पर नहीं है। और फाइनली आप ये मान के चलो कि अगर लार्ज कैप में और पूरे माहौल में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके, तो वो कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी पर भी स्पिल ओवर होगा। तो इस समय हमारा रुझाव इंक्रीमेंटल बेसिस पर लार्ज कैप आईटी की तरफ है, और हमें लगता है वहां पर वैल्यूएशंस काफी लुक्रेटिव हो गए हैं। मे बी 1 तिमाही, मे बी दिसंबर तिमाही तक अपने को पता चलेगा कि अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। बट मिड कैप्स में क्लियरली हमने देखा है कि काफी सारे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस पर चले गए हैं, और लार्ज कैप वाले कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गैप ब्रिज होगा आने वाले समय में, हमें लगता है।
तो एक देखते हैं यहाँ पर कितनी और तेजी फिर लौटती हुई दिखाई देती है इस पर्टिकुलर स्पेस में। अच्छा पंकज जी, हम कुछ देर पहले कमोडिटी साइकिल की बात कर रहे थे, मिसाल के तौर पर चीनी कंपनियां जहां पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है शेयर प्राइसेस में, क्योंकि चीनी के दाम खुद आसमान छुएंगे। कल परसों सीमेंट साइकिल में और तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्राइस हाइक सब शुरू हो चुके हैं। देखना होगा ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। इस तरह के पॉकेट्स में, ये जो नॉर्मली एंसिलरी पॉकेट्स होते हैं, क्या वहां पर पैसे बनने के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली। अगर आप देखें तो एंसिलरी पॉकेट्स को हमेशा टैक्टिकल की तरह अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आपने देखा कच्चे तेल की कीमत करीबन $75 तक आई, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने में ये $75 वापस $90 हो गया है। उसके कारण काफी सारे केमिकल स्टॉक्स आपने देखा इम्पैक्टेड हुए थे, लेकिन वापस हमें ये अंदाज आ रहा है मार्केट में बात करके कि केमिकल की गिरावट थम गई है। तो ये एक सेक्टर अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ सकता है आने वाले नेक्स्ट साल भर में, कि जहां पर लास्ट 1.5 साल का कंसोलिडेशन फेस हो गया हो, मे बी नेक्स्ट 1-2 महीने में केमिकल प्राइसेस एक्चुअली अंडरलाइंग वाले स्टेबलाइज हो जाए, और वहां से अगर हम अपटिक देखें तो केमिकल स्टॉक्स ठीक लग सकते हैं। सेकंड, अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी वाइज शुगर में कहीं ना कहीं एक वरी है कि मॉनसून्स खराब होने के कारण शुगर प्रोडक्शन कम होगा। ओके चलिए पंकज भाई, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। खैर मेनली उनका प्रॉफिट एथेनॉल से आता था। ओके ठीक है पंकज भाई, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। 19,607 अब निफ्टी, और 19,608 मेरे ख्याल से एक बार जरा 19,500 की कॉल अगर फायर कर सकें डायरेक्टर साहब, तो एक बार जरा वो फायर करिएगा। शायद यहाँ पे एक चीज़ ये भी हुई है कि बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स भी फंसे हैं यहाँ पर थोड़े से एक्सपायरी वाले दिन, और इसकी वजह से निफ्टी में भी एक इम्पैक्ट आया है। और अब देखिए 19,609 का जो हाई था उसको क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। 19,500 की कॉल राइटर्स मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा ट्रैप हुए हैं। और मैं चेक कर रहा था करीब करीब ये एक बार इसकी कॉल फायर हो जाए तो एक थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा दिखाई देगा। हाँ ये देखिए, अब इसमें प्रीमियम करीब करीब 38% का, यहाँ पे 11% का प्रीमियम जंप है, ओपन इंटरेस्ट में जंप है। ये मुझे लग रहा है कि कॉल राइटर्स यहाँ और अच्छा फंसेंगे 19,610 पर। 19,625 के ऊपर अगर आप निकल गए हर्षदा, तो मुझे लग रहा है कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, 19,625 के ऊपर अगर आप निकल गए तो बड़ा मूव बनेगा। आज वैसे ही देखिए, आज मार्केट के पास इतना कुछ था खराब ग्लोबल क्यूज के मामले से, फिर भी मार्केट ने उन सबको पूरे को अच्छे से एब्जॉर्ब किया, और एक डे हाई पर मार्केट अब ऑलमोस्ट बंद दे रहा है। तो अगर कल हल्के से भी ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हुए तो मुझे लग रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मूव फ्रॉम हेयर मार्केट में। और मैं एक बार देख रहा था निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है कहाँ पर है। 19,600 की कॉल में करीब करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और प्रीमियम यहाँ करीब 40 रुपए करीब है। तो 19,640 अगर क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है बड़ा मूव आएगा निफ्टी में। अनुज, एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जो आप भी मेंशन कर रहे थे इनफैक्ट कुछ देर पहले, कि मार्केट की क्लोज जो है वो डे हाई के काफी, डे हाई सेकंड हाफ लास्ट 10 आधे घंटे में वो छू जाता है और फिर उसी के आसपास हो रही है। क्या ये सिग्निफाई कर रहा है कि स्ट्रेंथ है और भी मजबूती दिखाने के लिए, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस 20,000 की तरफ, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में हूबहू वही हो रहा है। एग्जैक्टली हर्षदा, मैं यही बात मैं आज सुबह कह रहा था कि आज ना मार्केट के लिए वो सब कुछ था जिसको देखकर आप कहेंगे कि नहीं खराब है। क्रूड ऊपर था, डॉलर ऊपर था, बॉन्ड यील्ड ऊपर थी, एशिया पूरा का पूरा नीचे था, एफआई की सेलिंग थी, रसल गिरा था वहाँ यूएस में, लग रहा था देख के मामला खराब हो रहा है। लेकिन एक ही चीज थी जो हमारे फेवर में थी, प्राइस एक्शन, टिकर। रोज मार्केट डे हाई पर बंद हो रहा है, वो सबसे बड़ा क्यू मेरे लिए। जब तक मार्केट डे हाई पर बंद हो रहा है, अब देखिए 19,625 पे हम क्रॉस करने वाले हैं, जब तक हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं, और ये तीसरा दिन ऐसा टेक्सचर हुआ है जिसमें मार्केट ने इंट्राडे में डे लो बना के वहां से एक शानदार रिकवरी दी आपको। हजर फ्राइडे को ट्रेंडिंग डे था, मंडे को हमने लोअर लेवल से 100 पॉइंट की रिकवरी देखी, कल हमने लोअर लेवल से 100 पॉइंट की रैली देखी, आज भी अगर आप लोअर लेवल से गिन लें 100 पॉइंट से ज्यादा की रैली है। 19,491 का लो और अब 19,625 की क्लोज, 130 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी, शानदार। मार्केट में मोमेंटम लौट चुका है। अब निफ्टी का टेक्सचर बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी पे देखिए अभी भी टेक्सचर क्लियर नहीं है। बैंक निफ्टी में फिर वही मामला, बैंक निफ्टी फिर 95-100 पॉइंट नीचे ही है। बैंक निफ्टी में मामला क्लियर नहीं है, निफ्टी में लेकिन पोजिशनल लॉन्ग वाला ही मामला है।
और वो वही कॉन्फिडेंस जो आप बात कर रही थी, 20,000 इवन 20,500 वाला पॉसिबल है। लेकिन अब कल की तैयारी करते हैं, पहले यतिन के पास चलेंगे, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उसकी बात करेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑब्वियसली पैनी नज़र तो सब डीलर्स के आज जियो फाइनेंशियल पे है। स्टॉक 250 पे एकदम राहुल द्रविड़ की तरह वॉल की तरह खड़ा है। कोई सेल ऑफ वो 10-12 करोड़ शेयर का जो लोगों को लगता था पैनिक आएगा, वैसा कुछ है नहीं। तो जस्ट एक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी अच्छी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन वहाँ आपको देखने को मिल रही है। और जियो फाइनेंशियल अभी अगर आप देखें तो बिल्कुल 250 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में है, इंडस टावर के बारे में चर्चा हो रही थी लेकिन वो स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो दूसरे दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले HDFC बैंक, जहां FIIs अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। 2-4 दिन पहले ये स्टॉक बहुत प्रेशर में था और आज एकदम से आप देखोगे तो लास्ट आधे घंटे में यहाँ बाइंग देखने को मिली है। डीलर्स का मानना ये है यहाँ BTHT स्ट्रेटेजी करिए और शायद आपको यहाँ से 1650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इप्का लैबोरेटरीज, ये एक फार्मा स्टॉक है जो अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट आज 6% बढ़ा हुआ है। सितंबर सीरीज में फ्रेश बाइंग और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ भी 40 से 50 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इप्का लैब आपके स्क्रीन पे ये दो ट्रेड्स पिक किए गए हैं, इप्का लैब और साथ ही साथ HDFC बैंक। HDFC बैंक 2 बजे भी इस कार्यक्रम में हमने एग्जैक्टली इसको डिस्कशन में शामिल किया था कि इसमें एक अच्छा मूव आ रहा है और कोई भी अपसाइड यही जनरेट कर सकता है। 1595 याद रखिएगा, ये क्लोज या फिर ये प्राइस जो है एक बार फिर से रेप्लिका है 30 अगस्त की कैंडल का। उस दिन भी हमने छुआ था ओपनिंग के वक्त मतलब 20 डेमा, लेकिन आज हम क्लोजिंग के वक्त 20 डेमा छून रहे हैं। मैं BTHT ट्रेड्स का क्रम शुरू करूं उससे पहले अनुज, खैर जब बात करते हैं तो नज़र लग जाती है, बट आज वो कैंडल थोड़ी सी इन्वर्स है। आज 1595 पे आज क्लोजिंग के वक्त 20 डेमा आ रहा है। नहीं वीरो, बिल्कुल लेट्स होप फॉर द बेस्ट है। हाँ, लेकिन कोई तो मुरीद होगा HDFC बैंक का। बिल्कुल है, 100% है। बहुत लोग मुरीद हैं HDFC बैंक के और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोगों को ये लगता है कि देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक ना ह्यूमन साइकी होती है, ये हर किसी की होती है। जैसे अगर आपने अपने 20s में जिस एसेट क्लास से सबसे ज़्यादा पैसा बनाया होगा, आप लाइफ लॉन्ग उस एसेट क्लास के मुरीद रहेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे रियल एस्टेट खरीदा अपने 20s में, अर्ली 20s में, मिड 20s में और बहुत पैसा बन गया उसकी वजह से, वो लाइफ लॉन्ग रियल एस्टेट के मुरीद रहेंगे। स्टॉक मार्केट में इंडिया में जितने भी बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स रहे हैं, नामी गिरामी, डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने बनाया स्टॉक ने तो वो है HDFC बैंक। आप मतलब कोई और स्टॉक, नंबर 1 स्टॉक अगर किसी का आप पूछेंगे तो कंसेंसस होगा HDFC बैंक। ओल्ड टाइमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज के फंड मैनेजर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको 100 अलग नाम गिना देंगे। जो पुराने फंड मैनेजर्स हैं ना, ले दे के HDFC बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए वो इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है और ऑब्वियसली हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉक बॉटम आउट करेगा। और जैसा आपने बोला, बस इतनी कहेंगे, नज़र ना लगे, चले ये, क्योंकि इसका चलना ज़रूरी है। अगर वो हमको निफ्टी को फाइनली वो उस 20,500 तक लेके जाना है तो खाली IT और रिलायंस के बदल पे चलेगा नहीं। बैंक निफ्टी को थोड़ा तो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। फाइनली HDFC बैंक ने तो पार्टिसिपेट किया और आई थिंक अब बैंक निफ्टी भी डेल से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है आज तक, लेकिन 145 पॉइंट अभी भी नीचे है। ये देखिए क्या मतलब, इतनी इससे ज़्यादा डायकॉटमी हो नहीं सकती। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को स्क्रीन पर रख के देखिए, कहाँ दोनों में, निफ्टी एकदम डे हाई पर और बैंक निफ्टी डे लो पर तो नहीं है लेकिन फिर भी 150 पॉइंट नीचे, अलग अलग छोर पर खड़े हैं। लेकिन हाँ, रिकवरी तो आ ही रही है निफ्टी बैंक में। अब कोशिश इसकी 44,400 की तरफ बढ़ने की। अच्छा, बाजार डे हाई पर आता हुआ एक स्टॉक आपको दिखा देते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। ये 4% फट गया है स्टॉक, क्योंकि करीब 1.5% की तेजी थी जब हम बातचीत कर रहे थे और वो देखिए 881 के लेवल्स पर आता हुआ। और ये बातचीत हो रही है, ऐसी खबरें रॉयटर्स ने छापी है। देखते हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई और डेवलपमेंट आता है या नहीं। और ITC इसके पीछे अच्छी खासी तेजी में चले। गौरांग शाह, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, प्रशांत सावंत और साथ ही साथ चंदन से अब लेंगे BTST ट्रेड्स। चंदन बताइए आपका सौदा क्या रहेगा? जी देखिए, पिछले कुछ देर में काफी अच्छी रिकवरी हुई है और यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं टाइटन एज ए BTST। स्टॉक में मोमेंटम बना है पिछले 5-6 दिन से। यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस कंटिन्यू है। स्टॉक वापस अपने एक न्यू हाई टेरिटरी पे जाने के लिए तैयार है, तो टाइटन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे।
मौजूदा लेवल है 3175, 3177, वहां पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 3120, 3120 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में स्टॉक लगभग 3280 तक के टारगेट छू सकता है। ओके, टाइटन पर बाय रहेगा। ये हो गई चंदन के पैक का। गाबा सर, आपका ट्रेड? तो मेरा ट्रेड है गोदरेज कंज्यूमर। एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड कर रहा है 1012 पर, स्टॉप होगा 1008, सिर्फ 4 रुपए का। टारगेट होगा 1020, 1020, गोदरेज कंज्यूमर बाय। गोदरेज कंज्यूमर आपका बाय है यहाँ पे। प्रशांत, आपके कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? ट्रेड होगा डिवीज लैब। मैं इसको रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 3700 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 3650, 3650 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 3820 तक के देख रहा हूँ, 3820। ओके, तो डीवीज लैब में एक अच्छा खासा मौका इधर ट्रेड का साफ बनता हुआ। गाबा सर, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड है गोदरेज कंज्यूमर। सॉरी, आई मिस दैट सर, आई मिस दैट। अमित सेठ के पास जाना था मुझे। अमित, आपका ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मैंने पहले बजाज फाइनेंस दिया था, अब मुझे बजाज फिनसर्व भी काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है और अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा प्रीएम कर रहा हूँ 1525, 1530 के लेवल पे इस पे एक ब्रेकआउट बनता है। बट जिस हिसाब से मोमेंटम है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 1519 का इसका दाम है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 1560 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। बजाज फिनसर्व, यह हो गई अमित की कॉल। मानस, आपकी ट्रेड बची है, बताइए। जी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक में एक बीटीएसटी कॉल लेना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो यहाँ पर एक बीटीएसटी कॉल लेंगे। जिसका फ्यूचर है वो 1601 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 1589 के रहेंगे और 1620 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 1600 वाला कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 32 रुपए के टारगेट्स। ओके, चलिए, बीटीएसटी कॉल सारी पूरी हुई। अब एक इस क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं। और क्लोज एट डेज हाई निफ्टी का क्या मतलब है इस चीज़ का? फिर से चौथा लगातार दिन, फ्राइडे से एक सिलसिला शुरू हुआ पिछली खराब एक्सपायरी के बाद। मंडे को हमने फ्राइडे का हाई क्रॉस किया और उसके ऊपर बंद हुए। ट्यूसडे को हमने मंडे का हाई क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद हुए। और आज हमने कल का लो जरूर रिविजिट किया, लेकिन उसको ब्रीच नहीं किया और आज कल के हाई के ऊपर और डे हाई पर बंद हुए। चौथी सक्सेसिव ग्रीन कैंडल। फिर से निफ्टी पर वही व्यू, निफ्टी को कैरी करिए और देखिए क्या होगा। मैक्सिमम क्या होगा, आपको गैप डाउन मिल जाएगा ना। गैप डाउन अगर मिल भी गया, वैसे तो नहीं मिलना चाहिए, मिल भी गया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा वो लोअर लेवल पर ऐड करने के लिए। लेकिन ये एक लार्ज कैप में बड़ी वाली तेजी की शुरुआत है। लार्ज कैप में बिल्कुल भी बबल नहीं है। लार्ज कैप ने बहुत कंसोलिडेशन दिखाया है, चलने के लिए तैयार है लार्ज कैप। और इस बार मुझे वो लग रहा है जो हमारा रह गया था जुलाई में अनफिनिश्ड बिजनेस का 20,000 का, उसको इस सीरीज में हम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन ना कैरी करें। बैंक निफ्टी में अभी तक इतना ज़्यादा एकदम पैटर्न खराब है, यहाँ पे कैरी करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। आज भी अगर आपने बैंक निफ्टी कैरी किया होता तो कोई अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन निफ्टी कैरी करने में फ़ायदा है। 50 पॉइंट ऊपर हम बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। और अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत सिंपली एडजस्ट हो गया। आज का लो है 19,491। थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए उसको, 19,450 तक ले आइए। लेकिन क्लियर कट मार्केट की तरफ से वर्डिक्ट है, इसको कैरी करिए और जल्दीबाजी नहीं करनी है इस ट्रेड में अभी आपको प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि ये मुझे वापस एक ट्रेंडिंग सीरीज की शुरुआत लग रही है। और ये अभी तो चौथा ही दिन है सीरीज का। सीरीज के एंड तक जाते जाते मुझे लग रहा है मामला कुछ और ही होगा। जी हाँ, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मामला यहाँ से आगे कुछ और, मतलब कुछ और ऊपर की तरफ अच्छा खासा होगा, क्योंकि वहीं पर मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है आएगा। अच्छा, जाने से पहले गाबा साहब, जो तेजी हमने देखी है, एक तो आईटीसी में, उस पर टिप्पणी दीजिए और फिर मानस के साथ रिविजिट करेंगे ये टाटा कंज्यूमर के ट्रेड को। लेकिन पहले आईटीसी, क्योंकि यहाँ पर भी लगे हाथ करीब 1.1% का उछाल देखने को मिला है, स्पाइक आया। कल हमने आईटीसी डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ये एग्रेसिव ट्रेड है, यहाँ पे बाउंस मिलने की पूरी जगह अच्छी है। 440 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। आज का जो मूव बढ़िया है, एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 447 में। मुझे लगता है 460 पॉसिबल है। जो करेक्शन था शायद खत्म हुआ, फ्रेश आपको यहाँ से शुरू होना चाहिए। आईटीसी में स्टॉप होगा 444। आईटीसी बाय। आईटीसी बाय है। मानस, टाटा कंज्यूमर की हम चर्चा कर रहे थे और तब स्टॉक करीब 2-2.25% ऊपर था, अब 4% के गेन्स। एक तो ये आ गया अपने 52 वीक हाई के आसपास। ये बताइए, आज ये ट्रेड कैरी करेंगे या आज सौदा निपटाना है? आपका टारगेट क्या 890 के आसपास का था मेरे ख्याल में?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 890 का मेरा टारगेट था, लेकिन अब जिस तरह का ब्रेकआउट और जिस तरह के वॉल्यूम्स पिछले करीब 1 घंटे में देखने को मिले हैं, आई थिंक स्टॉक को कैरी करना चाहिए। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अगर वीकली चार्ट के हिसाब से टारगेट सेट करेंगे तो वो 950 रुपए के आते हैं। बट फिर भी केवल बीटीएसटी की तरह खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, पोजीशन को ले जा सकते हैं। 864 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, और आई थिंक 905 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, टाटा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे 882 पे। अच्छा, एक दो स्टॉक्स का मैं और जिक्र करता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें, और आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें मैकडोवेल्स, जिसका मानस ने ट्रेड भी पिक किया था, बात भी की थी कि कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, एट डे हाई ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। और सिंजन 4% 843 एट ऑल टाइम हाई, और साथ ही साथ पेट्रोनेट 6.5% के मूव के साथ ये अब क्लोज होने जा रहा है जून 2021 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली एफएनओ समरी क्या कहती है फॉर टुमारो, मतलब आज हम किस ब्रेथ के साथ कल के सेशन में उतर रहे हैं, क्योंकि अब उतरेंगे। आज निफ्टी बैंक की थी, कल निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, दैट्स HDFC बैंक का डेटा आएगा आपके सामने। शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश शॉर्ट का। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग माफ कीजिएगा, 70, क्लोज टू 70, दैट्स गुड, बट दिस शॉर्ट कवरिंग, हालांकि इन कंपैरिजन टू यस्टरडे या फिर डे बिफोर यस्टरडे शायद ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है, बट स्टिल 70, 30, लगभग 101 का आंकड़ा है ये। पेट्रोनेट, वोडाफोन आइडिया, सिंजन, टाटा कंज्यूमर, इंडस टावर, ये अमूमन सारे के सारे स्टॉक्स इस कार्यक्रम में ट्रेड के तौर पे डिस्कस भी हुए हैं अच्छा करते हुए। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी बलरामपुर चीनी में आज, और आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी का सेटअप स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। आरती इंडस्ट्रीज सुबह से इस कार्यक्रम में, इनफैक्ट कल भी याद रखिएगा हमने डिस्कशन किया था, जब हम मजाक में से, लेकिन हाँ जितने भी नाम वाले स्टॉक्स हैं उनको चेस कर रहे थे। SRF आज सुबह कॉल्स में शामिल था, मेरे ख्याल से ये आज या कल में कविता जी की कॉल में शामिल था, शुमार था। इंडिया मार्ट, टाइटन, अभी कार्यक्रम में बात हुई इसकी, करीब 1.25% ऊपर यहाँ पे थी आज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्टिंग का प्रेशर कहाँ पे था? शॉर्टिंग का प्रेशर आज था सेल, PNB, आदित्य बिरला कैपिटल, मन्नापुरम फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में शॉर्टिंग थी, और मेटल्स में आज थोड़ा सा अगर आप देखें शुरुआत से ही शॉर्टिंग विजिबल थी। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर था, और कैनरा बैंक, हिंडाल्को, BHEL और L&T फाइनेंस। और ये जो पूरा तेज़ी का आई थिंक जो कमान संभाली आज HDFC बैंक ने, अगर HDFC बैंक का ये क्लोज आता है, देखिए 5098 पर, तो ये क्लोज होगा अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक महीने बाद 7 अगस्त को HDFC बैंक 20-day मार्क के नीचे स्लिप हुआ था, और आज फाइनली ये क्लोज आ सकता है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। अच्छा, एक तथ्य और रखूंगा मैं यहाँ पे, अगर आप इस वक्त फिगर्स को एनालाइज करें तो HDFC बैंक की 1600 की कॉल सबसे बड़ा OI होल्ड कर रही थी। आइए एक बार जरा देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ, क्योंकि कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई थी वहां पे। एक बार राइटर साहब बस वो कॉल दिखाइएगा, उसके बाद अनुज के पास चलते हैं, उनका इस डेटा पे इंटरप्रिटेशन क्या है। इट्स अ क्लोज ऑलमोस्ट अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उस 1600 की कॉल को देखते हैं वहां पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट 86 लाख, दैट मीन्स फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है यहाँ पे, और प्रीमियम इसका है करीब 24-20। तो एक अच्छा क्लोज, एटलीस्ट एक अच्छा क्लोज अनुज हमें HDFC बैंक के लिए कैरी करते हुए। बिल्कुल वीरू, तकलीफ क्या हो गई, जो HDFC बैंक ने आज मार्केट को दिया उतना ICICI बैंक ने वापस खींच लिया आज। वरना खैर अगर ये इस तरीके का रिवर्सल HDFC बैंक में एक्सपायरी वाले दिन आया तो नॉर्मली आप बैंक निफ्टी आज टेक्निकली 500 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इतना ड्रैग ICICI बैंक ने कर दिया उसको। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार फिर से, और मेरे ख्याल से अब करीब HDFC बैंक की वजह से 200 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक की वजह से आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने उसको नेगेट कर दिया। लेकिन वीरू इंटरेस्टिंग होगा अगर कल HDFC बैंक ये फॉलो थ्रू दिखा दे, अगर कल फॉलो थ्रू आ गया तो शायद एक मामला बदले बैंक निफ्टी पर। लेकिन मानस टेक्निकली अब कोई ट्रेड बनती है बैंक HDFC बैंक पर, या अभी भी अवॉइड ही है? बिल्कुल, देखिए बनती है, और इसीलिए मैंने BTST के लिए HDFC बैंक को ही चूज किया है अनुज जी, क्योंकि बॉटम बन गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय के बाद स्टॉक क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स लोअर लेवल पे बेहतर दिख रहे हैं, तो आई थिंक एक बॉटम फॉर्मेशन तो बिल्कुल हुआ है। और यहाँ से जब रिकवरी अगर देखने को मिलेगी तो देखिए अब आपको टारगेट छोटे नहीं बड़े सेट करने हैं, क्योंकि आज के क्लोजिंग के बाद 1660 से लेकर 1680 ये आपके पोजिशनल बेसिस पे टारगेट रहेंगे HDFC बैंक के लिए। HDFC बैंक में एक तगड़ा मूव बनता हुआ 1600 की तरफ इंच तो कर रहा है, देखते हैं।
वहां पर अच्छा निफ्टी बैंक जैसे आप लोग मेंशन कर रहे थे, अब सिर्फ 50 अंकों की ही गिरावट रह गई है और 19627 तो एब्सोल्यूट डे हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एफएमसीजी कंपनियों में इंटरेस्ट आया है। टाटा कंज्यूमर खबर थी तो वहां पर तेजी बनी, फिर आईटीसी पर हम फॉलो अप ले रहे थे। ब्रिटानिया में भी इंटरेस्ट देखने को मिला है क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है आखिरी आधे घंटे में कुछ जोर तेजी का आता हुआ दिखाई दिया। चंदन, ये एफएमसीजी प्ले में आपको कुछ पसंद है क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम? कंजम्पशन थी में टाइटन आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये प्योर एफएमसीजी प्लेयर्स में कुछ है? बिल्कुल, देखिए एफएमसीजी कंपनीज में वापस एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है और 2-3 स्टॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। टाइटन की तो बिल्कुल हमने बात की, यहाँ पे कोलगेट पे फोकस किया जा सकता है। कोलगेट आप देखोगे एफएमसीजी में तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला। आज गैप अप ओपनिंग के बाद जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव बनना चाहिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ ब्रेकआउट की तरफ तब्दील होगा। वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं कॉल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसलिए कोलगेट पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे लगभग 1990 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 2090 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगभग 10-12% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन हुआ है। इसका जो हर्डल था लगभग 860-65 के आसपास, वो डिसाइसिवली निकला है। तो 860-65 सपोर्ट का काम करेंगे और ये मोमेंटम कहीं ना कहीं 925-930 तक के तरफ दिखना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर, टाइटन, कोलगेट, ये कुछ काउंटर है जो एफएमसीजी और कंजम्पशन थीम पे कंटिन्यूअसली ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लीवर और आईटीसी दोनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं। वैसे बाय द वे लीवर, आईटीसी, टाइटन, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, पूरी की पूरी एफएमसीजी बास्केट। इनफैक्ट एक बार निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक बार दोनों देख लेते हैं, उसके बाद हर्षिता के पास जाएंगे बिग बॉल पर। यहाँ अच्छा मोमेंटम निफ्टी कंजम्पशन देखिए किस तरीके से आखिरी में भागा, बहुत तेज। और एफएमसीजी इंडेक्स में देखिए किस तरीके से आखिर में एक शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर। ये मार्केट के लिए फिर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि एक डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स का जलवा अभी भी जारी है। बहरहाल बहुत शानदार क्लोज, 4th डे रनिंग, निफ्टी डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। वॉल पर चलते हैं हर्षिता के पास। जोरदार तेजी 19633 के आसपास इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। अब देख लेते हैं ये क्लोज किन लेवल्स पर और किन स्टॉक्स की बदौलत ये तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आखिरी 2-2.25 मिनट बचे हैं तो कुछ काउंटर्स जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे जहां पर जोरदार एक्शन रहा। आज एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स, टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स में खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई दी है और वहीं पर दरअसल ये पूरा एक्शन और बिल्ड हो रहा था। साथ ही साथ गैस कंपनियां, पेट्रोनेट, एलएनजी, आपका एमजीएल जैसा ट्रेड, ये भी खूब जमे हैं जहां पर आज हमने देखी अच्छी खासी खरीदारी। ये आपके लिए इंडेक्स के लेवल्स 19622 के आसपास 48 अंकों की बढ़त पर निफ्टी 50 क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक आप ध्यान दें 44,207 से काफी तगड़ी रिकवरी, लगभग 300 अंकों तक की रिकवरी दिखाकर 40 पॉइंट नीचे रहेगा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी रिकवरी आई, 25 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा शांत है लेकिन दूसरे स्टॉक्स दरअसल लीडरशिप पोजीशन में देखे गए हैं। अब मिड कैप के कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जाते जाते हमने मेंशन किया था, इनफैक्ट डीलिंग रूम चेक में भी इंडस टावर, वहां पर एक बहुत साइजेबल स्पाइक आता दिखाई दिया था। वो काउंटर हायर ग्राउंड पर करीब 3-3.5% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। टाटा कंज्यूमर की बातचीत हल्दीराम से हो रही है, बीकाजी में पंख लगे और वो काउंटर भी आज तेजी में था। तो टाटा कंज्यूमर आपके सामने 4% के गेंस पर जाकर टिकेगा, लेकिन बीकाजी आप देखिए वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, करीब 1-1.25% तक के गेंस पर ये क्लोज दिखा रहा है। चलिए आपके लिए हीट मैप अब लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के दिन बना है दिग्गजों में, वो स्क्रीन पर आएगा। टाटा कंज्यूमर अनडाउटेडली आज का सबसे बड़ा ट्रेड। भारतीय एयरटेल धीरे धीरे ही सही लेकिन अब फिर पहुंचा है 880 के लेवल्स के आसपास, 1.5% की तेजी इधर। एचडीएफसी बैंक 1600 के काफी करीब, इनफैक्ट 1.53% के गेंस के साथ टिकता हुआ। और एफएमसीजी में ऑफ कोर्स ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, आईटीसी जैसे काउंटर्स में खरीदारी दिख रही है और 0.5% ऊपर एचयूएल भी आया। आज एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी सी एक्शन रही। एसबीआई लाइफ भी लगभग 1% के गेंस दिखाने में कामयाब रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीसीएल में तेजी थी लेकिन मेटल्स में कुछ मुनाफा वसूली। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, एक्सिस बैंक में यहाँ पर दूसरी तरफ मुनाफा वसूली, आईसीआईसीआई और इंडस में दबाव देखने को मिला। लेकिन ऑफ कोर्स आज का एक आउट परफॉर्मर कोटक था जहां पर हमने देखा है 1600 के काफी, एचडीएफसी आई बेग योर पार्डन, और कोटक में हल्की सी बढ़त रही है 0.28% तक की।
क्लोज आया है 19,600 के ऊपर, जो एक अच्छा संकेत है। हमने इनफैक्ट यहाँ से करीब 15 पॉइंट ऊपर का हाई देखा था, 15-16 पॉइंट के ऊपर का हाई, लेकिन उसी के आसपास 19,617 पर ये टिकता हुआ और निफ्टी बैंक आपके लिए डे लो से रिकवर करके 56 अंकों की ही गिरावट यहाँ पर रह गई है। अच्छा, सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला रहा वहां पर कहाँ रिटर्न्स बने, तो कनेक्स माइक्रो, पीवीआर, आइनॉक्स, HOEC तेजी की तरफ पकड़े थे आशीष ने, मंदी में SBFC फाइनेंस, ये नई लिस्टिंग थी। दूसरी तरफ वोल्टास, पेटीएम, ABB ये तेजी की तरफ नीरज के प्लेयर्स, और एशियन पेंट इन्होंने रखा था मंदी की तरफ, लेकिन ज्यादा टूटा नहीं, हल्की मुनाफा वसूली वहां पर आई। बिल्कुल, खैर लेकिन मार्केट में क्लोज शानदार 19,617, और ये भी इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट वाला फैक्टर आ गया, वरना जो प्रोविजनल क्लोज था वो तो एक्चुअली 19,636 पर हुआ, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखते हैं कल वीकली एक्सपायरी, और तैयारी कर लीजिए 19,700 19,750 की, अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए। मेरे ख्याल से कल आपको 19,700 750 भी स्क्रीन पर दिख जाए तो मुझे हैरानी होगी नहीं। मेरे जी और आज अनुज सोच रहा हूँ घर जाके एक बार हल्दीराम का पैकेट हाथ में लेके देखूंगा। मेरे ख्याल से स्वाद तो अच्छा है भी, पर वैल्यूएशन सुनने के बाद मुझे फक्र सा भी हो रहा है, वाकई फक्र सा हो रहा है। इस पे बातचीत होगी कल सुबह एक बार फिर से टाटा कंज्यूमर को लेकर। कल सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल, हर्षता मैं, नीरज जी, आशीष, और उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी अनुज के साथ, आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।